and welcome to the Law Prep tutorial. So we are back again with our CLAT Express one shot. अप्रैल की CLAT Express आ चुकी है. I think so आप सबके पास हार्ड कॉपी भी मिल गई होगी. तो obviously you were waiting for the CLAT Express one shot ताकि हमको हर टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाए and we can cover that particular topic within the specified limit. तो हमने टाइमली अपलोड करने का प्रॉमिस किया था इस बार. तो आई ट्राइड कि भाई एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपके पास हार्ड कॉपी आए आपके पास टाइमली वन शॉट भी मिल जाए. तो वी आर रिलीजिंग इट टुडे और आई होप सो इस बार ज़्यादा डिले नहीं हुआ होगा कंपेयर टू द प्रीवियस पर्टिकुलर मंथ. तो वन शॉट क्या होता है? अगर कोई न्यू है पहली बार आया तो मैं आपको बता दूं. वन शॉट इज काइंड ऑफ ओवरव्यू सेशन ऑफ द इंटायर क्लैट एक्सप्रेस. हम यहाँ लाइन वाइज लाइन वर्ड टू वर्ड टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, वो तो ऑब्वियसली क्लासेस में होता ही है हमारे पास. लेकिन ओवरव्यू अगर एक बार मिल जाए, टॉपिक का मेन क्रक्स अगर पता चल जाए कि व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट और उसके अंदर क्या क्या की इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, व्हाई दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज इन द न्यूज, व्हाट आर द की प्रोविजंस एंड ऑल, इस तरह के बात अगर हमको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो कवरिंग द क्लैट एक्सप्रेस जो है ना वो इजी बन जाती है हमारे लिए. दैट्स वाई एवरी मंथ क्लैट एक्सप्रेस की हार्ड कॉपी आने के साथ ही विद इन 1 or 2 पर्टिकुलर डेज आपके पास वन शॉट पहुंचता है. तो अप्रोच इज एब्सोल्युटली सिंपल. आप लोग जो भी टॉपिक आपने सोचा है कि आई वांट टू कवर इट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उतना सा पोर्शन देखेंगे एंड देन कवर करेंगे टॉपिक को, जो रीड करेंगे इमीडिएटली, सो दैट ओवरव्यू होगा तो टॉपिक अंडरस्टैंड आना स्टार्ट हो जाएगा हमारा. एंड ऑब्वियसली जब डाउट आएंगे तो यू कैन जस्ट आस्क दोज क्वेरी टू द रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी आपको वो टॉपिक कवर करवा रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट डे अगर अलग टॉपिक पढ़ना है तो उतना पोर्शन देखा वन शॉट का. दिस इज वाई वन शॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लैट एक्सप्रेस ऑलवेज ये इंश्योर करना है कि पहले मैंने जो भी टॉपिक डिसाइड किया कि आई वांट टू कवर दिस पर्टिकुलर टुडे या आई वांट टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, तो पहले उसका वन शॉट देखेंगे एंड देन आप उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे ताकि ओवरव्यू मिलने पर डाउट्स के नंबर ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते हैं. नॉर्मली हमारी क्वेरी ये रहती है, द मेन कंसर्न इज टॉपिक ही समझ में नहीं आया किस बारे में है तो याद तो क्या करेंगे. दैट्स वाई वन शॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस बार अप्रैल की क्लैट एक्सप्रेस है हमारे पास में. इंटरनेशनल में एक ही न्यूज़ है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्ण वो श्रीलंका गए थे तो वहाँ जाकर के कुछ डील साइन करी वो कवर अप करना है एंड इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस कवर करने हैं. फिर हमारे पास नेशनल न्यूज़ इस बार काफ़ी सारी है. 3 टॉपिक्स आर देयर जो नेशनल न्यूज़ एंड पॉलिटी इन गवर्नेंस में आता है और दोनों ही थीम इस बार इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक है और ये जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी इन गवर्नेंस का यूसीसी, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट रहेगा. फिर इकोनॉमिक्स पर आते हैं तो आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड किया है. हालांकि आरबीआई पहले दिसंबर में भी आया था बट मे भी पॉसिबल दिसंबर में कवर नहीं किया हो आप लोगों ने, तो कोई कंसर्न नहीं, एक बार रेपो रेट और उसके फीचर्स कवर हो जाए. दिस इज वाई हमने इस टॉपिक को ऐड किया है. फिर एक मीटिंग हुई है डब्ल्यूटीओ की 14th मीटिंग, हमको ये कवर करनी है क्योंकि साल में 2 बार होती है, 2 ईयर्स में वंस होती है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है. फिर हमारा एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो अपडेट कर रहा है तो नया डेटा ऐड करना है हमको. फिर डिफेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है इस बार का. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा वो ये डिफेंस वाला पर्टिकुलर पार्ट है. तो ये तीनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से कवर अप करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट एज यूजुअली हमारा कौन सा आता है, स्पोर्ट्स का आता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. हालांकि लास्ट ईयर आ गया था चेस, चांसेस आर रेयर कि चेस रिपीट होगा बट फिर भी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेशन के चांसेस भी हैं, वो रिपीट भी हमारा हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को. और वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जो है वो गए श्रीलंका और वहां उन्होंने मीटिंग की वहां के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके से. तो ये तो नेम्स याद करने सबसे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, सीपी राधाकृष्ण है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है, अनुराग कुमारा दिसानायके है. इनकी मीटिंग होती है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो के अंदर. ठीक है. अब वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल होते हैं ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन तो प्रेसिडेंट की जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट में कौन एक्ट करता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करता है. और इन द मीनवाइल जब है हमारे प्रेसिडेंट अवेलेबल, जैसे द्रौपदी मुर्मू अपने प्लेस पर है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो हमारा सेकंड हाउस है पार्लियामेंट का. तो ये फैक्ट भी एक बार क्विक रिकॉल कर लेना. दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब आते हैं की पॉइंट्स पे जो वहां डिस्कस किया. तो देखो एक श्रीलंका में स्कीम चलती है विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इंडिया. इंडिया ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करता है. जैसे हमारे यहाँ पर हम हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव के साथ पीएम आवास योजना चलाते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम जो है श्रीलंका के अंदर भी होती होगी, वहाँ की गवर्नमेंट हमारा रन कर रही है उसको. उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हमने भी एड या ग्रांट्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए बिकॉज ऑफ बेटर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका.
उस प्रोजेक्ट का नाम है इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसका फेज 3 यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो उसका इनॉग्रेशन था, वो किया उन्होंने। तो स्कीम का नाम याद रखना है। फिर एक फैसिलिटी होती है इंडियन गवर्नमेंट जो है फॉरेन सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। वो फॉरेन सिटीजन्स जो कभी पास्ट में इंडिया से कनेक्टेड रहे हो, उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो फैसिलिटी जो बेनिफिट्स है वो हमने 4th जनरेशन तक इंक्रीज करके 6th जनरेशन तक कर दिया है। अब ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता क्या है, हालांकि इसमें पूरा पर डेफिनेशन में मेंशन है, डोंट वरी, आराम से आप कवर करना, उसको पहले समझ लो। 3 टर्म्स होती है। एक होता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई का मतलब होता है वो पर्टिकुलर इंडियन पर्सन जो इंडिया में रिजाइड नहीं करता, मतलब इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रह नहीं रहा, उसको एनआरआई कहते हैं। उसकी एक टाइम लिमिट है, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने दिन तक मिनिमम आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो आपको एनआरआई कंसिडर किया जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ मंथ्स एंड इन टर्म्स ऑफ डेज ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो फॉरेन सिटीजन, नॉट इंडियन सिटीजन, वो फॉरेन सिटीजन जो खुद तो पास्ट में इंडियन सिटीजन नहीं रहा है, बट उसके पेरेंट्स में से कोई एक, या ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक, या ग्रेट ग्रैंड में से कोई एक, वो इंडियन रहे हो, इंडिया में बॉर्न रहे हो, इंडिया में रहे हो, ऐसे पर्सन को, या फिर उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ इंडियन रहे हो, तो ऐसे फॉरेन सिटीजन को हम क्या कर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए हमारा प्रियंका चोपड़ा के जो हस्बैंड है निक जोनस, वो अपनी वाइफ की सिटीजनशिप के बिहाफ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऋषि सुनक भी अपनी वाइफ की सिटीजनशिप के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऋषि सुनक यूके के सिटीजन है लेकिन उनकी वाइफ इंडियन सिटीजन है। या फिर ऋषि सुनक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बिहाफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो कीनिया के सिटीजन थे लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे। तो ऐसा फॉरेन सिटीजन जिसका कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्शन रहा हो रिलेटेड टू द प्रीवियस जनरेशन या अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से, तो डिसेंट के बिहाफ पर ये बेनिफिट उनको मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है लेकिन उसका ऐसा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं रहा इंडिया से प्रीवियस जनरेशन के थ्रू, तो कौन सी कंडीशन काउंट होगी, तो कहा हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि वो फॉरेन सिटीजन जो पास्ट में कभी इंडियन सिटीजन था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था या उसके बाद था, या एलिजिबल टू बिकम द इंडियन सिटीजन था, बना नहीं, एलिजिबल था। जैसे इस केस की भी बात की जाए सिर्फ इस न्यूज के अकॉर्डिंग, कि इंडिया से बहुत सारे श्रीलंकन ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर, इंडिया से बहुत सारे तमिलियंस, इंडियन तमिलियंस श्रीलंका चले गए ब्रिटिश टाइम पीरियड में एज ए टी प्लांटेशन लेबर, है ना, टी प्लांटेशन लेबर की फॉर्म में चले गए, अब वो वहीं रह गए। अगर वो चाहते तो वापस इंडिया आते तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दे, यानी कि दे आर एलिजिबल। अब ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो श्रीलंका में रह गया लेकिन एलिजिबल था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन सिटीजन बन सके, उस पर्सन को हमने फैसिलिटी दिया, ठीक है यू कैन रिमेन द सिटीजन ऑफ श्रीलंका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप अगर चाहो तो मल्टीपल टाइम वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो थ्रू आउट द लाइफ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप यहाँ पर रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस वोटिंग राइट्स नहीं है आपके पास में, एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते। ये बेनिफिट हम जिस सिटीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन सिटीजन को, उसको कहते हैं ओसीआई। तो ये बेनिफिट जिसको भी मिला उसको तो अपनी प्रीवियस जनरेशन के बिहाफ पे नहीं मिला, लेकिन जिस पर्सन को ये बेनिफिट मिल गया उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक ये बेनिफिट एक्सटेंड होता है। वही हमने यहाँ पर किया है कि अगर किसी पर्सन के पास में जो पास्ट में इंडियन सिटीजन था या इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का टैग वो होल्ड करता है, तो उसका वो बेनिफिट 4th जनरेशन से नहीं होकर के अब 6th जनरेशन तक एक्सटेंड रहेगा। यानी कि आप में से अगर किसी को मिल जाए तो आपके बाद आपकी 6th जनरेशन तक ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिलता रहेगा। सिमिलरली हेल्थ केयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट में एक एमओयू साइन हुआ है, बट उसकी कंडीशंस नहीं पता तो फील्ड याद रख लो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, श्रीलंका ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये क्या है, जैसे 2023 के अंदर इंडिया का ये आइडिया था कि जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था जिसमें हमने कहा कि वी विल कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर और उसको इंक्रीज भी करेंगे, वो उसका रिजल्ट भी है हमारे पास में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पर ही है। तो जब उसके 50 ईयर कंप्लीट हुए, 1973 में वो अनाउंस हुआ था, उसके जो 50 ईयर कंप्लीट हुए 2023 में हमने बिग कैट अलायंस अनाउंस किया था कि बिग कैट की 7 जो स्पीसीज होती है ना, 7 स्पीसीज, वो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और वो भी ऐसा कोई विद इन इंडिया नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर तो विद इन इंडिया की बात थी, ओवरऑल ग्लोबल अलायंस करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 7 5 तो इंडिया में मिलती है, 2 इंडिया में नेचुरल हैबिटेट नहीं एग्जिस्ट करते, 2 है प्यूमा एंड जैगुआर, है ना, प्यूमा एंड जैगुआर की नहीं मिलती। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे जो बाकी की 5 है जो इंडिया में नेचुरल हैबिटेट है जिनका, उनका नाम क्या है। ये क्वेश्चन क्लैट ने पूछा था, 2024 के पेपर में आया था, तो बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम है उन पर्टिकुलर 5 स्पीसीज का आउट ऑफ बिग कैट जो इंडिया में नेचुरल हैबिटेट है जिनका, ठीक है ना। तो इसको श्रीलंका ने ज्वाइन किया, ये याद रखना। श्रीलंका नाउ बिकेम द 25th नेशन इन दिस पर्टिकुलर अलायंस, है ना, ये याद रखना है,
चलो अब आगे आते हैं। फिर ये तो याद करना ही है, बाई डिफॉल्ट कोई भी कंट्री न्यूज़ में हो तो ये तो हमको कवर अप करना ही करना होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया श्रीलंका ने इन द ईयर 2000, और इंडिया जो है वो श्रीलंका के लिए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब ये नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है और श्रीलंका इतना सिग्निफिकेंट है भी नहीं, टॉप 3 में नहीं आता कि हमको ट्रेड नंबर याद रखना पड़े, पर लाइन याद रख लो कि श्रीलंका के लिए इंडिया एज अ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने ईयर 2000 में साइन किया था इनके साथ। फिर जैसे हमने पढ़ा था एसपीआर रिजर्व, है ना, अगर आपको याद हो मार्च की क्लैड एक्सप्रेस में ईरान वाले टॉपिक में एक टर्म आया था एसपीआर रिजर्व, वैसे ही ऑयल फार्म्स श्रीलंका के अंदर भी बने हैं टू रिजर्व द पेट्रोल, है ना, एज अ काइंड ऑफ पेट्रोल टैंक्स, जिसको नाम उन्होंने ऑयल फार्म्स दिया। वो ऑयल फार्म्स हमने श्रीलंका की हेल्प की थी बनाने में, एट दिस प्लेस वो एडजस्ट करते हैं, तो ये नाम याद रखना है तिलकोमल्ली, है ना। सिमिलरली एक पावर प्लांट हमने श्रीलंका के लिए बनाया, नाम है संपूर। क्या नाम है? संपूर, ये आपको याद रखना है। सम कॉमन एक्सरसाइजेज आर देयर, जॉइंट एक्सरसाइजेज जो नेवी और हमारे आर्मी के अंदर है, वो नेम याद रखना। आपको पूछ लेगा बायलैटरल और मल्टीलैटरल के नेम, तो कौन सी नेवी की बायलैटरल है, कौन सी नेवी की मल्टीलैटरल है, आर्मी की कौन सी एक्सरसाइज है जो बायलैटरल है, इस तरह के नेम्स आ सकते हैं। सिमिलरली फ्यू पर्टिकुलर बॉडीज आर देयर जो कि कॉमन बॉडीज है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इन विच ऑफ द पर्टिकुलर फॉलोइंग बॉडी इंडिया श्रीलंका दोनों कॉमन पार्टनर नहीं है, तो हमको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी बॉडीज में दोनों कॉमन पार्टनर है। तो दीज आर द मेंबर्स: बीमस्टैक, सार्क, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, है ना। तो ये बॉडीज के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेना, वैसे हमने पढ़ा है पहले भी। हमने सार्क को अफगानिस्तान के अंदर कवर करा है, बीमस्टैक को नेपाल में कवर किया इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये कवर भी किया होगा इन द क्लासेस रेस्पेक्टिवली ऑल्सो, लेकिन क्विक रिकॉल के लिए इनके बारे में फैक्ट्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंटर याद रखना है आपको। अब ये अच्छी अच्छी बातों के साथ आता है एक थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट, कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में रिलेशन हमेशा से अच्छे नहीं थे, पास्ट में कुछ कंसर्निंग पॉइंट भी थे और जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो एमरजेंस ऑफ लिट्टे का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है इंडिया श्रीलंका के अंदर। लिट्टे का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, तो याद रखना है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम, है ना। ये क्या था कि सर इंडिया से जो लोग तमिलियन श्रीलंका गए वो वहीं बस गए। जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली तो वहाँ की जो ओवरऑल इंडिजिनियस पर्सन है वो थे सेहलाज या सेहलीज, जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते थे। तमिलियन वहाँ माइनॉरिटी हो गए। तो जब वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट में भी किसकी? तमिलियंस की, सॉरी सिहलीज की। जॉब्स में किसकी? सिहलीज की। स्कूल्स में एजुकेशन में बेनिफिट किसको? हमारे सिहलीज को। इट मींस सेकंड ग्रेड सेकंड क्लास सिटीजन कंसिडर हो रहे थे विद इन श्रीलंका तमिलियंस, तो ये तो गलत बात है। तो दे डिमांडेड मोर ऑटोनॉमी विद इन श्रीलंकन रिजिम, कि भैया हमको क्या चाहिए? ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर दो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो फिर क्या करेंगे? हमको सेपरेट कर दो, यानी कि हम एक नया नेशन बनाएंगे, नाम रखेंगे तमिल इल्लम। अब इसमें ना थोड़ा सा वायलेंट हिस्ट्री है, ये पर्टिकुलर ग्रुप उस डिमांड को लीड कर रहा था, वो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को प्रेशराइज कर रहा था, है ना। ये गवर्नमेंट श्रीलंकन आर्मी वर्सेस इनका जो है क्लासेस भी होते हैं, वायलेंट क्लासेस इसमें, क्योंकि श्रीलंका एक नेबरहुड में कंट्री है और अच्छे रिलेशन रहे हैं हमारे साथ में, तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बने उसके लिए हमने क्या किया था? पीस कीपर्स भेजे थे टू रिजॉल्व द इशू, कि भाई हम एड भी प्रोवाइड करेंगे और चीज़ों को मैनेज भी करेंगे, सिविल कैजुअलिटीज नहीं कम से कम हो यहाँ। बट पर्सपेक्टिव जो जो एक अलग परसेप्शन बनता है कि भैया ये जो हम आए हेल्प करने के लिए, ये तो इंडियन आर्मी इंटरवेन हुई है और हमारे इंटरनल मैटर में जो है वो इंटरवेन कर रही है, इस तरह का मैसेज जाता है। तो ये मैसेज बिल्कुल ठीक नहीं था। लिट्टे ने इसको अदर तरीके से समझा और लिट्टे ने क्या किया, एक बॉम्बिंग प्लान करी, सुसाइड बॉम्बिंग। और उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी। तो उनका असैसिनेशन होता है, तो ये पूछा जा सकता है कि इन द असैसिनेशन ऑफ द राजीव गांधी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, या फिर पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी किस प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन में, तो नाम पता होना चाहिए। फिर जो उनकी डिमांड थी मोर ऑटोनॉमी की, मोर पावर शेयरिंग का पार्ट, वो बाद में श्रीलंका ने अपने यहाँ पर रिजॉल्व भी कर लिया बाय एन अमेंडमेंट, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि हम हमारी जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है, जैसे हमारे यहाँ पर असेंबलीज होती है या लोकसभा है, उनको क्या करेंगे और एक्सपांड करेंगे, और मैं जो हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाएंगे कि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेलीज है वो सेलीज के पास रहेगा, जहाँ पर तमिलियंस है वो थोड़ा तमिलियंस का पावर शेयर ज़्यादा रहेगा, मतलब ओवरऑल पावर रीअरेंज करेंगे, सो दैट वो जो इश्यूज थे कि भाई विद इन श्रीलंका अगर हमको ऑटोनॉमी नहीं दे सकते तो हम लोग अलग हो जाएंगे, वो उन्होंने रिजॉल्व कर लिया थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये अमेंडमेंट नंबर याद रखना है। सिमिलरली एक पॉइंट और आता है, चाइना का प्रेजेंस इन श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका के अंदर ये जो पोर्ट है हमनटोटा, ये किसके पास है?
ये श्रीलंका का पोर्ट है लेकिन चाइना के पास है फॉर 99 ईयर्स। अब ये ऐसे कैसे हुआ? श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हुआ कि चाइना का एक प्रोजेक्ट रन करता है जिसको कहते हैं BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो BRI है यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है हमारा, इसके थ्रू चाइना लोन्स देता है कंट्री को एट वेरी चीपर रेट। लेकिन अगर कंट्री रीपे नहीं कर पाती है तो फिर वो लोन रिकवरी किस तरह से करता है? वहाँ के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने अंडर ले लेता है। वही इनके साथ हुआ कि श्रीलंका के भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ड्यू टू ईस्टर बॉम्बिंग हुआ, है ना, और ड्यू टू एग्रीकल्चर क्राइसिस जब उन्होंने फर्टिलाइजर बैन करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अनाउंस कर दिया था। वहाँ का फंड मिसमैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी हाईली करप्ट थी उस टाइम पीरियड की। तो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो दे वर नॉट एबल टू पे द EMI एंड ऑल। तो चाइना ने कहा कि भैया लाओ लोन वापस करो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, ये पोर्ट हमको दे दो। तो श्रीलंका के अंदर ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा, इसको चाइना ऑपरेट कर रहा है और नेक्स्ट 99 ईयर तक यही रहने वाला है। ये इंडिया के लिए कंसर्निंग पार्टी तो है कि इंडियन ओशन के अंदर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ चाइना, ये अपना आप में कंसर्निंग पॉइंट है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, एक आइलैंड का डिस्प्यूट है। छोटा सा आइलैंड है, नाम है कच्चा थीवू। हाँ, नाम क्या है? कच्चा थीवू आइलैंड है। अगर आप ये बाउंड्री देखोगे, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री, तो बिल्कुल इसके पास में एग्जिस्ट करता है कच्चा थीवू। अगर यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो ये नाम दिख रहा होगा। ये आइलैंड ना वंस अपॉन अ टाइम इनका ही पार्ट हुआ करता था, पुर्तगीज का रूल हुआ करता था 15-16 सेंचुरी में। फिर यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए, इधर भी ब्रिटिशर्स थे, इधर भी ब्रिटिशर्स थे, दोनों तरफ ब्रिटिशर्स हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये वाला आइलैंड, यहाँ एक डायनेस्टी हुआ करती थी इंडियन वाली साइड के अंदर जिसको नायक डायनेस्टी कहते थे। एक काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम था, उनको हैंड ओवर कर दिया। कोई वॉर वगैरह नहीं हुआ, बस हैंड ओवर कर दिया। अब बाद में इंडिपेंडेंट जब हुए तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये आइलैंड हमारा ही हुआ करता था। श्रीलंका ने क्लेम किया बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कि सर ये कभी हमारा पार्ट हुआ करता था, प्लीज आप हमको ये आइलैंड जो है वापस दे दो। और इंडिया ने एक एग्रीमेंट करके इनको ये हैंड ओवर भी कर दिया। अब इट डजेंट मीन कि भाई सर हमने ऐसा क्यों किया, अपना पर्टिकुलर आइलैंड क्यों दे दिया, ये तो कल को कोई और मांग लेगा तो भी दे देंगे, नो। इसके पहले, इसके पीछे जो रीजन था ना, वो स्ट्रेटेजिक रीजन था कि सर 1971 में वॉर हुआ था, पाकिस्तान के दो पार्ट्स करके हमने एक ईस्ट बांग्लादेश बनाया था, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश। चाइना के साथ रिलेशन वैसे भी अच्छे नहीं थे, और इमीडिएट नेबरहुड में बिल्कुल पास में मैरीटाइम एक पार्टनर एग्जिस्ट करता है जो अच्छा अलाय है। एक छोटे से आइलैंड के लिए हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब हम नहीं चाहेंगे ना कि आइलैंड अपने पास रख लो और पूरा का पूरा श्रीलंका को चाइना को दे दे, पाकिस्तान को दे दे। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस वहाँ नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं रखेगा, तो कोई और आएगा उस पावर वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए। जैसे आज चाइना आ रहा है, तो वो चीज़ हमने इंश्योर करी कि वी वांट कि भाई हमारे नेबरहुड में जितने ज़्यादा अच्छे बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, उनके साथ सबके साथ अच्छे हमारे रिलेशन हो। और इस आइलैंड पे कुछ खास मिल भी नहीं रहा था, ऐसा कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नेवल बेस बना देंगे यहाँ पे, है ना। छोटा सा आइलैंड है 885 एकर्स के आसपास का। एंड वहाँ पर स्ट्रक्चर के नाम पर भी जो है वो एक चर्च एग्जिस्ट करता है जो वहाँ के फिशरमैन यूज़ करते हैं। तो हमने एक एग्रीमेंट किया और ये आइलैंड जो है वो हैंड ओवर कर दिया श्रीलंका को, और ये बाउंड्री डिमार्केशन कर दिया, और साथ में एक लाइन लिख दिया कि इंडियन फिशरमैन कंटिन्यूसली इस आइलैंड को यूज़ करते रहेंगे। हम क्या करते हैं वहाँ जाके, सर चर्च है तो विजिट करते हैं कई बार प्रेयर्स के लिए, कोई फेयर्स के लिए, और मेनली फिशरमैन रेस्टिंग पर्पज के लिए इस आइलैंड को यूज़ करते हैं इस एरिया के अंदर फिशिंग वगैरह करते टाइम। फिर बाद में हमने इसमें एक लाइन ऐड और कर दी 1976 में कि इंडियन जो फिशरमैन है वो इस एरिया के अंदर फिशिंग करेंगे, एंड जो फिशरमैन हैं हमारे श्रीलंका वाले वो अपने एरिया के अंदर फिशिंग करेंगे। क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं यूएन क्लॉज। क्या कहते हैं? यूएन क्लॉज कहते हैं। इसके अकॉर्डिंगली 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपकी कोस्ट लाइन से आपके जुरिडिक्शन के अंदर आता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेकिन ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 30 किलोमीटर समथिंग है। अगर 200 नॉटिकल माइल का पार्ट लें तो पूरा का पूरा श्रीलंका ही हमारा हो जाता है। वो तो कर नहीं सकते, वो सोरेन नेशन है। तो फिर इसी के अंदर ये लिख रखा है कि अगर इस तरह का कोई कॉमन बॉर्डर शेयर हो रहा हो तो दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर डिसाइड कर ले कि कैसे रिजोल्व करना है। अदरवाइज फिर हम इंटरनेशनल सी जो ट्राइब्यूनल है हमारी, वहां जाएंगे प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। तो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, 76 में एग्रीमेंट कर लिया और कह दिया लाइन के इस तरफ इंडियन फिशरमैन इंडिया वाली साइड में, और लाइन के इस तरफ श्रीलंकन फिशरमैन फिशिंग करेंगे, ताकि एक दूसरे के रिसोर्सेज में इंटरवेंशन नहीं हो। ये बेसिक सिंपल आइडिया था। हुआ क्या कि इंडिया से जब बहुत सारे फिशरमैन, क्योंकि ये लाइन जो है ये कोई फेंसिंग तो हो नहीं रखी है, वाटर्स पे है, तो कई बार अननोनली, मतलब पता नहीं होता, कई बार क्रॉस कर जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, वो हमारा क्रॉस करके श्रीलंकन वाटर्स में चले गए। तो होना क्या चाहिए, आप वापस भेज दो कि भाई जैसे बॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं, आप इंडियन वाटर्स में आ गए हो, आपको वापस छोड़ के आएंगे।
वो चीज़ ये लोग नहीं कर रहे थे। जब यहाँ से इंडियन तमिलियन फिशरमैन जो है वो इधर जा रहे थे तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको, उनकी बोट डिस्ट्रॉय कर ली, है ना। आइलैंड पे जाना जो ट्रीटी का पार्ट था वो मना कर दिया, तो यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रीटी। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया में एक डिमांड रेज हुई मेजरली इन द तमिलनाडु कि जिस तरह से बेस्ड ऑन द पास्ट क्लेम हमने ये दिया तो था तो हमारा भी ना, तो इन दैट केस हमको ये वापस ले लेना चाहिए। क्यों श्रीलंका अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता तो हम क्यों रेस्पेक्ट करें, है ना। तो दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट जो डिस्प्यूट है। अब अभी भी श्रीलंका पार्टी है, लेकिन ठीक है, कुछ टाइम पहले न्यूज में था तो आपको वो पूछ सकता है ना, अबाउट द आइलैंड एंड ऑल, तो वो पॉइंटर्स आपको लर्न करना है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। आई थिंक सो ये क्लियर होगा सबको। कोई भी क्वेरी आ जाए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो ड्रॉप कर देना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आते हैं 131st अमेंडमेंट बिल। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि बिल जब आया वो इलेक्शन जो 5 स्टेट्स में थे उसके आसपास टाइम पीरियड में आया और ये बिल पास नहीं हुआ। हालांकि गवर्नमेंट को फर्स्ट डे से पता था ये बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वी रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3। तो 2/3 तो गवर्नमेंट के पास नंबर अवेलेबल ही नहीं है, अपने दम पर छोड़ो एनडीए के पूरे अलायंस के लोग भी मिला ले तो भी नहीं है। इट मीन्स दे नीड सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन, लेकिन नहीं हो सकता पास, ये गवर्नमेंट को पता था। क्यों लाए क्यों नहीं लाए वो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि जब आपको पहले से पता था तो गवर्नमेंट क्यों लाए। जिस दिन यूपीएससी देने का मन करे उस दिन डिस्कस करेंगे इसकी बात को, है ना। तो वो एक अलग कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इसके फैक्चुअल पार्ट और इसके की कॉन्सेप्ट्स पर जाएंगे। तो देखो इस बिल के अंदर दो बातें कर रखी थी। जो बिल के दो की पॉइंटर्स थे वो था वुमेन रिजर्वेशन को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना एंड डीलिमिटेशन जो है हमारा उस एक्सरसाइज को थोड़ा अर्ली कर देना। अब फास्ट ट्रैक करना क्या मीनिंग हुआ और डीलिमिटेशन अर्ली क्यों करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ना पास्ट में एक अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट का नंबर है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2002 के अंदर किया था, याद रखना है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने फ्रीज कर दिया है नेक्स्ट डीलिमिटेशन को। नेक्स्ट डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया है का क्या सेंस होता है, अगला कब करेंगे। एज पर दिस अमेंडमेंट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बाद एक सेंसस होगा। आफ्टर 2026 एक सेंसस होगा और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर न्यू सेंसस डेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीलिमिटेशन करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था पास्ट में। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वाज देयर एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया अगला जो सेंसस है हमारा वो कब होगा, वो इस तरह से हमारा आफ्टर 2026 होगा। तो पहले 2026 के बाद सेंसस होगा जो अभी चल ही रहा है हमारा, बेस्ड ऑन दैट डीलिमिटेशन होगा हमारा न्यू सेंसस के अकॉर्डिंगली। तो ये हमने फ्रीज करके पहले से ही मेंशन कर दिया। नाउ गवर्नमेंट उसको थोड़ा अर्ली करना चाह रही है। गवर्नमेंट इज सेइंग कि सर ये डीलिमिटेशन हम लोग 2026 के सेंसस का वेट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 2011 का सेंसस एग्जिस्ट करता है। 15 ईयर ओल्ड ही सही, लेकिन एग्जिस्ट तो करता ही है, 121 करोड़ थे हम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग। तो वो हम यूज करेंगे और वुमेन रिजर्वेशन को फास्ट ट्रैक कर देंगे। क्यों, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के एक बिल ऑलरेडी पास हो चुका है इन द ईयर 2023, फेमसली नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑफिशियली अमेंडमेंट नंबर 106। ये ऑलरेडी पास हो गया, अब ये बिल नहीं है, एक्ट है। एज पर दिस 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी वुमेन्स के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर 33% सीट्स हमने रिजर्व कर दी है। बट वहां कब इंप्लीमेंट होगा की जो कहानी है वो ये वाली है, ये है कि सर कब देंगे वो 33% सीट्स, कि सर पहले 2026 के बाद में सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डीलिमिटेशन हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। बट इन विच ईयर ये नहीं पता, ये लिखा हुआ ही नहीं है बिल के अंदर कि कब प्रोवाइड करेंगे। बस यही कहा कि सर 2026 के बाद में एक सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद किसी ईयर के अंदर हम फीमेल्स को जो प्रॉमिस किया 33% रिजर्वेशन वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने लिखा था, गवर्नमेंट उसी को फास्ट ट्रैक कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो नया डीलिमिटेड सेंसस कब होगा पता नहीं, हम पुराने वाले को अकॉर्डिंग कर देते हैं और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर देते हैं। एज ऑफ नाउ लोकसभा के अंदर 543 सीट है, तो कई सारे न्यूज आर्टिकल्स ने ये चीज मेंशन की है कि नंबर ऑफ सीट्स जब इंक्रीज होगी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेंसस डेटा, लमसम 850 हो जाएगी, है ना। लमसम 850 हो जाएगी, जिसमें यूनियन टेरिटरीज के पास 35 सीट्स रहेगी और 28 स्टेट्स के पास में 815 सीट्स हो जाएगी। वो हमको लर्न करना है, ये इसका ओवरऑल पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या इशू है। अगर हम ये वुमेन रिजर्वेशन अर्ली कर देते तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है।
अपोजिशन इज सेइंग कि सर इसमें ना वुमेन रिजर्वेशन इज नॉट एन इशू, वुमेन रिजर्वेशन को सिर्फ फेस कवर बनाया है, एक्चुअल में इन द नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन डीलिमिटेशन करना है, जो शायद इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड तक हमारा जो है वो परमानेंट कर दे या फिक्स कर दे, वो थोड़ा सीट सही नहीं है। तो फिर पॉइंट आता है कि सर ये डीलिमिटेशन आखिर होता क्या है, जिस वजह से आप कह रहे हो कि सर इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, अपोजिशन कह रहे हैं कि इस तरह का पार्ट हो सकता है। तो देखो डीलिमिटेशन ऐसा समझो, डीलिमिटेशन का मतलब होता है अरेंजिंग और चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। आसान भाषा में बात करें कि मान लो इस तरह का कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक स्टेट है, हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स बना ली। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल लाइन तो होती नहीं है, इस तरह से इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसे पास्ट में बात करें जब फर्स्ट लोकसभा हुआ था तो एक सीट पर ऑलमोस्ट 10 लाख पॉपुलेशन थी। कितनी पॉपुलेशन थी? 1 सीट इक्वल टू 10 लाख पॉपुलेशन, एक सीट के ऊपर इतना हुआ करता था। फिर बाद में चेंज करते रहे। अब मान लो आफ्टर फ्यू इयर्स मेरे को ऐसा लगा कि सर पॉपुलेशन क्योंकि एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है और ये भी तो हो नहीं रहा कि सेम इंक्रीज होगी रेशियो से, ये तो इमेजिनरी लाइन से ऐसा नहीं है ना कि यहाँ 100 लोग इंक्रीज हुए, इधर भी 100 हुए, इधर भी 100 हुए, तो ये वोटर का नंबर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, हो सकता है इन दो सीट्स को मर्ज करके एक सीट बना दूंगा, है ना। या हो सकता है यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लगा यहाँ थोड़ी ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से थोड़ा सा एरिया कट करके इसके साथ मिला दूंगा, इस तरह से बना दूंगा। ये जो मैं बाउंड्रीज चेंज कर रहा हूँ या नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं डीलिमिटेशन, है ना। ये जो एक्सरसाइज है चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी या नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर देना आफ्टर एवरी सेंसस, इस एक्सरसाइज को डीलिमिटेशन कहते हैं। ये एज पर द आर्टिकल नंबर 82 हर सेंसस के बाद करनी होती है। एज पर द आर्टिकल नंबर 82 एवरी टाइम हमको लोकसभा के अंदर करना होगा तो एज पर द आर्टिकल नंबर 82, और स्टेट असेंबली में करना होगा तो कौन सा आर्टिकल है वो मेरे को आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, अगर मेरे को स्टेट्स के अंदर चेंज करना है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो होता ही रहता है और करना भी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉइंट ये है कि सर लास्ट 4 टाइम जब हमने इसको किया ना तो 51 के सेंसस के बाद किया, 61 के सेंसस के बाद किया, 71 के सेंसस के बाद किया, फिर 81 नहीं किया, फिर 91 नहीं किया, फिर 21 में होने वाला था बट हमने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज रीअरेंज की, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं की, और अगला 26 के बाद होगा। तो ये जो हम एवरी सेंसस बात करते आ रहे हैं तो बीच में क्यों स्किप कर दिया, बिकॉज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेड कि देखो हमारे पास ना रिसोर्सेज है लिमिटेड और पॉपुलेशन टू मच है। अगर हमारा ये जो क्राइटेरिया है डीलिमिटेशन का ओनली पॉपुलेशन ही रहने वाला है तो हम कभी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब लगता है कि यू आर गोइंग टू है ना हैव अ गुड रिप्रेजेंटेशन, अगर आपके पास ज्यादा लोग अवेलेबल हो, जैसे थोड़े दिन पहले की एक न्यूज पढ़ी होगी आपने, न्यूज स्टेट के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो ठीक है। कैसे? न्यूज वॉज कि भाई आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन थोड़ी सी डाउन जा रही है तो वहां की गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किए। लेकिन सोचो वर्ल्ड की न्यूज मीडिया क्या छाप रहा है, वर्ल्ड न्यूज मीडिया ने एक किसी न्यूज़पेपर में प्रिंट किया, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री का वन ऑफ द स्टेट इज सेइंग कि इफ यू आर गोइंग टू हैव 3-4 चाइल्ड वी विल गिव यू फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये पर्सपेक्टिव है। तो ये अगर वर्ल्ड की मीडिया को समझ में आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में नहीं आता क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहेगी या जो आना चाहेगी वो क्यों चाहेगी कि मेरे पास नंबर ऑफ सीट्स कम हो, मेरे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो जाएगी, तो पॉलिटिकल रिलेवेंस उसकी ज्यादा हो जाएगी। ये बात 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी को भी पता थी कि सर 1971 में पॉपुलेशन जंप आता है, फिर 81 में और जंप आता है, मतलब हम कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहे थे। तो जब फर्स्ट टाइम ग्रोथ रेट बहुत परमिसिबल लिमिट से हायर गई, जब हम ऑलमोस्ट 50 करोड़ टच कर जाते हैं पहली बार में, तो हमको लगा कि नाउ हमको पॉपुलेशन कंट्रोल को सीरियसली लेना चाहिए और उसके लिए जो पॉलिटिकल बेनिफिट दिख रहा है कुछ लोगों को वही कब कर देना चाहिए। जब पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होगा तो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगी और हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। अगर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन रहेगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और ये कह दिया कि अगला डीलिमिटेशन 2001 का सेंसस जो होगा उसके अंदर करेंगे। लेकिन जब बारी आई 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग करने की तो हमने डीलिमिटेशन तो किया लेकिन नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज रीअरेंज कर दी और फर्दर कह दिया बाय द सेम 84th अमेंडमेंट कि अगला डीलिमिटेशन कब होगा, 2026 के बाद होगा। तो 2 टाइम्स ऐसा हुआ है पास्ट में, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमने ओवरऑल क्या कर दिया, पॉपुलेशन को हमारा जो है वो डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। नाउ पॉइंट ये है कि सर इतने साल बाद में ऑलमोस्ट 50 ईयर बाद में अगर आप डीलिमिटेशन फिर से कर रहे हो
तो एक तो आप बहुत ओल्ड डेटा यूज ले रहे हो, है ना, 50 ईयर का वैसे ऐसे चल ही रहा है ना, 15 ईयर ओल्ड डेटा क्यों यूज लेना है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा पर्टिकुलर पार्ट है कि पॉपुलेशन को यूज करना था, तो व्हाट इज द सेंस कि हम लोग क्या करें ओवरऑल जो है इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट देखें कि ये नंबर ऑफ सीट्स जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रही है, क्योंकि जिस स्टेट की सीट्स ज़्यादा होगी उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस ज़्यादा होगा। तो ये उनको एक डर है ना। अब गवर्नमेंट में भी पॉसिबल कि किसी ऐसा वे में प्लान करेगी चीज़ों को कि चीज़ें मैनेज हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ लॉ में तो नहीं लिखी है। आज तक जब डिलिमिटेशन हुआ है वो सोनली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन नहीं हुआ है, तो जिसकी जितनी सीट होगी उतना उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, पॉपुलेशन होगी उतना रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। वो एक कंसर्निंग हमारा पार्ट है। तो अपने अपने पॉइंटर से वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की कि सर इसके फायदा क्या होगा अगर डिलिमिटेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट को आइडिया नहीं है क्या कि इसका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो बेनिफिट क्या है? सबसे पहले बात करें कि सर ज़्यादा एमपी होंगे। तो अभी क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 सीट पे 15 लाख पॉपुलेशन है, तो अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाएगी तो कम पॉपुलेशन एक सीट के ऊपर रहेगी। ऐसे टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है, वैसा का वैसा पार्ट यहाँ रहेगा। तो ज़्यादा एमपी होंगे तो हम एड्रेस प्रॉब्लम को जल्दी इंश्योर कर पाएंगे, जो है कर पाएंगे रिजॉल्व, और ज़्यादा लोगों पे आराम से, कम लोगों पे अच्छा फोकस कर पाएंगे। जब वुमेन रिजर्वेशन होगा यानी कि रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वुमेन सेंट्रिक जो पॉलिसीज है या इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल बैकिंग जब मिलेगी, पॉलिटिकल वॉइस जब उनको मिलेगी, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली रिजॉल्व हो सकती है। सिमिलरली हर एमपी को हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपीज़ मिलता है पर ईयर। तो ऐसे ज़्यादा एमपी होंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अपने एरिया के अंदर वो जो सैनिटेशन, क्लीनिंग, रोड्स, गार्डन वगैरह जो इश्यूज रहते हैं छोटे मोटे डेवलपमेंट के, वो जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट पार्ट, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती है हमारी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर फ्यू पर्टिकुलर पर्सन जो होते हैं वो गवर्नमेंट साइड से होते हैं, फ्यू फ्रॉम द अपोजिशन साइड होते हैं, कोई मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता। लेकिन 543 लोगों में से 80-81 तो मिनिस्टर ही हो जाते हैं। तो रिमेनिंग लोगों के पास ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं पार्टी एक्स का भी मेंबर हूँ, वाई का भी मेंबर हूँ, जेड का भी मेंबर हूँ। तो कभी एक्स की मीटिंग में जाऊँगा तो वाई का काम नहीं कर पाऊंगा, जेड की मीटिंग में जाऊँगा तो एक्स का काम नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ज़्यादा लोग होंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर हम लोग स्पेशल जो नॉलेज ऑलरेडी रखते हो, एक्सपर्टीज रखते हो, ऐसे लोगों को लेकर जाएंगे। और क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो बर्डन भी किसी के पास नहीं आएगा। ये इसका बेनिफिट है, जो फेयर पॉइंट है, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि हम हाई पॉपुलेशन में ज़्यादा, तो क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन वंस अगेन वही नेगेटिव इसके पार्ट भी आते हैं कि सर ये फेडरल इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट ने अब अच्छा परफॉर्म किया है इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। और जिसने नहीं किया है उसको आप अगर पनिश नहीं कर सकते तो रिवॉर्ड भी मत दो। यहाँ अगर आप वो स्टेट जिनका ग्रोथ रेट हाई रहा है उनको आप ज़्यादा सीट्स दोगे, और वो स्टेट जिन्होंने ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया उनको कम सीट्स दोगे, तो ऑब्वियसली स्टेट स्टेट विल नॉट कॉपरेट विद ईच अदर। वो जो था ना नॉर्थ वर्सेस साउथ, वो जो फाइनेंशियली आपस में लड़ते हैं, अब वो पॉलिटिकल भी आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली जब आप बात करते हो तो फाइनेंस कमीशन जो है हमारी जब रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट्स के बीच में मनी किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें भी वन ऑफ द पैरामीटर पॉपुलेशन होता है, एरिया भी होता है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, पॉपुलेशन के बेसिस में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल रहा है, तो हाउ दे आर गोइंग टू कॉपरेट विद ईच अदर। तो फिर तो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड और फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, जो मेजरली साउथ अपोज कर रहा था। सिमिलरली होता क्या है कि वी हैव बाई कैमरल सिस्टम, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो कभी भी कोई डेडलॉक हो जाए, एक बिल पास हो रहा है एक हाउस से दूसरा हाउस से पास नहीं हो रहा है, तो हम जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। और जॉइंट सिटिंग के केस में क्या होता है, नॉर्मली वही जीतता है जिसके पास नंबर ज़्यादा अवेलेबल है, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये पार्ट है हमारा, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, कि नंबर ऑफ सीट लोकसभा में इंक्रीज होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। तो सिनेरियो ऐसा बनेगा कि राज्यसभा की जो पॉलिटिकल पावर है, जो चेक एंड बैलेंस के लिए बनी थी, वो हमारा प्रॉपरली वीक हो जाएगा कि सर 245 लोग एक तरफ है, 850 लोग एक तरफ है, तो ये चीज़ सही नहीं है। बाइकैमरल स्ट्रक्चर को हमारा क्या करता है, वीकन करता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है क्योंकि कैबिनेट एक्सपांड होगा। भाई ऑब्वियसली नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है हमारे पास, वो 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, तो वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। अभी जो 80-81 है वो अराउंड 130+ हो जाएंगे। तो उनको सैलरी देना है, उनको सिक्योरिटी देना है, उनको घर देना है, बाकी अमेनिटीज़ जो फैसिलिटीज मिलती है वो सब देना है। तो इट विल इंक्रीज द हमारा ओवरऑल बर्डन। एंड जो बात है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी हो जाएगी, पार्लियामेंट का एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये डिक्लाइन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 843 लोग जब 543 लोग जब मिलते हैं हमारे, तो भी पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हो कि प्रॉपर एफिशिएंटली काम नहीं होता। वो इधर से चिल्ला रहा है, ये इधर से चिल्ला रहा है, किसी को बोलने के लिए 2 मिनट मिला, किसी को बोलने के लिए 1 मिनट मिला। जब 850 हो जाएंगे तो फिर हाउ यू कैन इंश्योर कि इतने सारे लोग बैठ करके इफेक्टिवली चीज़ों को जो है डिस्कस कर पाएंगे। दैट्स वाई जो स्पीकिंग टाइम है
है ना, वो जो डिबेट का पीरियड है वो और हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो सकता है उनकी रिलेवेंसी खत्म हो जाए, है ना, डिबेट जो डिबेट का टाइम है वो ही रिड्यूस हो जाए, तो ये थोड़ा पार्लियामेंट के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज हमारा जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको अपोज कर रहे थे, टू थर्ड मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, टू थर्ड मेजोरिटी सिटिंग गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो वो ये अपोज नहीं कर पाए, है ना, सॉरी पास नहीं कर पाए, ये आपको याद रखना है ना। अगला टॉपिक जो आता है वो हमारा सेंसस से रिलेटेड आता है, तो ये कवर कर लेते हैं फटाफट से। क्या है ये टॉपिक हमारा कि सर सेंसस एक एक्सरसाइज है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चल रही है, सबसे पहली बार हुई थी इंडिया के अंदर जो प्रॉपर हमने किया था, हालांकि नॉन सिंक्रोनाइज था लेकिन किया था, वो 1871 में किया था। तो ये याद रखना है, इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस होता है वो 1871 में होता है। लेकिन ये कोई रिपीटेटिव टास्क नहीं था। हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम जो सेंसस कर रहे हैं उसमें ब्रॉड डेटा लेंगे, एक साथ कराएंगे, एक ही पैरामीटर के ऊपर कराएंगे और बार बार उसको फिक्स इंटरवल में रिपीट करेंगे। उसको फर्स्ट मॉडर्न सेंसस या फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस भी कहते हैं, जो 1881 में होता है। तो क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्क करना। अगर 1871 की बात करें तो अलग आंसर रहेगा, 1881 की बात करें तो अलग आंसर रहेगा। तो क्या पूछा है, सेंसस पूछे तो ये मार्क करना, फर्स्ट मॉडर्न सेंसस पूछे तो ये मार्क करना। अब ये सेंसस ना एवरी 10 ईयर होता है, 1951 से लेकर के एवरी 10 ईयर कंटिन्यूसली चल रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2021 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड एंड बाद में इलेक्शन वगैरह आ गया तो डिले हो गया। नाउ गवर्नमेंट वांट कि ये हमारा सेंसस जो है वो स्टार्ट हो, तो वो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। और हमने 2 फेजेस में इसको डेटा को कलेक्ट किया, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि सारा डेटा एक साथ ही कलेक्ट होता है, इस बार हम आराम से 2 फेजेस में कर रहे हैं। ये अभी हम प्रैक्टिस नई नई स्टार्ट की है, आई थिंक सो वेरी फर्स्ट टाइम 2001 में की थी, बट याद भी नहीं करना है आपको। हाउस लिस्टिंग का फर्स्ट फेज है, यहाँ सिर्फ हाउस रिलेटेड जो डेटा है कि भाई घर में क्या अम्यूनिटीज अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है ना, और जो आप किचन में फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो, जो टाइल्स है, मार्बल्स है, घर जो है कितने फ्लोर का है, घर में कितने लोग रहते हैं और इस तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। वो हाउस लिस्टिंग का फेज है, वो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो 21 में होना था, डिले होकर के वापस हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हमारा फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो टैब या ऐप के थ्रू रियल टाइम में किया जाएगा, ताकि अगर कोई इश्यूज हो तो रियल टाइम में उसको रिजॉल्व भी किया जा सके, वो पेपर पेन वाला पार्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली एक टर्म होती है कास्ट बेस्ड सेंसस, मतलब हम लोग कास्ट रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट करेंगे। अब तक एस सी एस टी एंड ऑल डेटा कलेक्ट हो रहा था, लेकिन जो फर्दर कास्ट है विद इन एस सी एन एस टी वो कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो नाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम ये करेंगे। लास्ट टाइम जो किया था ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर किया था। इट मीन्स ये जो सेंसस 2027 है हमारा, ये बन जाएगा फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसका ओवरऑल जिसके अंदर हमने कास्ट रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कवर करना जरूरी है हमारे लिए। और डीलिमिटेशन इसी के बेसिस पे होगा, जो तो कंट्रोवर्सी के साथ इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसके 2-4 फैक्ट याद रखना आप लोग प्रोविजंस में। फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस रहेगा, 16 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल रहेगा, 33 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। यूजिंग द सैटेलाइट ये डिजिटल मैपिंग किया जाएगा हाउस का, कि मतलब सैटेलाइट के अंदर आप खुद लोकेट करो आपका घर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। और फॉर द पर्पज ऑफ द सेंसस ओनली, जो लिव इन कपल्स है जिनमें कोई डिस्प्यूट नहीं, लीगल डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, उनको फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस मैरिड कपल माना जाएगा, है ना। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारा अनाउंस कर रखा है। फिर ये कुछ फैक्ट है, ये याद करना है, कौन सेंसस कमिश्नर था, कब था एंड ऑल, अब तक कितने हमारे सेंसस हुए, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट है कि सर वाई सेंसस इज रिक्वायर्ड, और करता कौन है सेंसस को। तो देखो सेंसस इज नेसेसरी बिकॉज अगर मेरे को प्लान करना है कितने लोग हैं, यानी कि मेरा जो डिलिमिटेशन है, तो उसके लिए मेरे को इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के लिए प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए ताकि मैं डिलिमिटेशन कर सकूँ। सिमिलरली मेरे को ये भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डेमोग्राफिक रेशियो कैसा है, कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें चिल्ड्रंस कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल कितनी है, फीमेल में वर्किंग फीमेल कितनी है ना, डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट के साथ में बर्थ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब डेटा चाहिए। सो मैं फ्यूचर में क्या प्लान कर सकूँ, पॉलिसीज जब प्लान करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स जो पर्सन बेनिफिशियरी इन्वॉल्व है उनका करेक्ट डेटा अवेलेबल हो। अभी मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो रैंडम सर्वेस के थ्रू अवेलेबल है, क्योंकि लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। तो हो सकता है कि मेरी पॉलिसी डिजाइन हुई हो फॉर 20 करोड़ पर्सन, लेकिन बेनिफिट हो रहे हो 30 करोड़ पर्सन को, तो मेरी पॉलिसी में या तो मिसयूज हो रहा है रिसोर्सेज का, या फिर सारे लोगों तक, एलिजिबल लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहा। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी कि हम सेंसस जैसी एक्सरसाइज करें। लेकिन क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो हर 10 ईयर में करते हैं। कौन करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल इज देयर, और उसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट मेंशन है सेंसस, यानी कि कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा।
पार्लियामेंट में भी कौन करेगा पूछे अगर मिनिस्ट्री, तो कहना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें भी डिपार्टमेंट पूछ ले तो कहना रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके हेड अभी कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण अभी इसके हेड है। ये पॉइंटर्स आपको इसमें गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको वो चीज पूछे तो पता होनी चाहिए। अब दो टर्म और आती है, सेंसस का डेटा यूज आएगा हमारे पास इन तीन चीजों के लिए भी, एनपीआर, सीएए एंड एनआरसी। ये ऐसे चलेगा, पहले एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर सीएए आएगा। क्या होता है सर ये, देखो रियल टाइम में कौन पर्सन कहाँ रह रहा है ये डेटा कलेक्ट करना इज नेसेसरी। बस डेटा कलेक्ट करेंगे कौन है कहाँ रह रहा है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग पढ़ने के लिए हो सकता है कि अलग अलग पर्टिकुलर जगहों से लॉ प्रेप आए होंगे, तो आप ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए आया, कोई 2 ईयर के लिए आया होगा, है ना। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे। तो लोकल रेजिडेंट जो होता है ना, उसकी डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो 6 मंथ्स तक यहाँ रह रहा है और फर्दर 6 मंथ तक रहने के चांसेस है उसके यहाँ पर, है ना। अभी प्लानिंग करके आया कि कम से कम मैं 6 महीने और रहूंगा यहाँ पे, ऐसे पर्सन को हम लोकल रेजिडेंट ऑफ दैट रीजन मानते हैं। जैसे आप मान लो जोधपुर आए होंगे, है ना, कहीं और पर्टिकुलर प्लेस से, तो 6 महीने आपको हो गए, 6 महीने और होंगे, तो आपको लोकल रेजिडेंट ऑफ जोधपुर माना जाएगा। वैसे ही कोई फॉरेन सिटीजन होगा जो कहीं से आएगा और यहाँ पर थोड़ा टाइम मिलकर रह रहा होगा, पढ़ने के लिए आया होगा, जॉब के लिए आया होगा, हो सकता है कि घूमने के लिए वीजा लेकर आया होगा 6 महीने का, लेकिन और हो गया उसको 1 साल। तो हमको वो सारा डेटा कलेक्ट करना इज नेसेसरी कि रियल टाइम में कौन कहाँ का रेजिडेंट है। इससे हमको दो बेनिफिट होता है, एक तो हमको माइग्रेशन का पैटर्न पता चलता है कि जब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कोलकाता से जोधपुर क्यों आया, है ना। तो रीजन पता लगा कि सर कोलकाता से जोधपुर लॉ प्रेप में पढ़ने के लिए आया। तो हमको पता लगा कि भाई जोधपुर जो है, लॉ प्रेप में जोधपुर जो है वो एक इंपॉर्टेंट हब है फॉर द क्लैट प्रिपरेशन, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, है ना। तो ये हमको माइग्रेशन का पैटर्न पता लगा। हो सकता है कि कोई बिहार से जो है गुजरात गया हो, गुजरात से जो है वो तमिलनाडु गया हो, तमिलनाडु से जो है वो महाराष्ट्र गया हो फॉर द वर्क सिनेरियो। तो ये पैटर्न भी पता चलेगा कि जॉब के लिए या पढ़ने के लिए गए थे, इसके लिए ये चाहिए। और कौन कौन फॉरनर है, कहाँ कहाँ एडजस्ट करता है, कब से कब तक रह रहा है, ये सब भी डेटा चाहिए। तो फॉरनर भी आते हैं, लोकल रेजिडेंट भी आते हैं। अब जो जो लीगल सिटीजन है, मतलब जो प्रूफ कर पाए कि हाँ वी आर रिजाइडिंग हियर, इतने साल से यही रह रहे हैं, यही बर्थ वगैरह हुआ है, उनका नाम आ जाएगा लीगल सिटीजन की फॉर्म में एनआरसी में। लेकिन जो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लमेटिक हुआ, प्रूफ नहीं कर पाए कि मैं यहाँ आया वीजा लेकर के 3 महीने का, 6 महीने का, बट मेरे को 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए, ये तो गलत बात है। दैट्स वाई उनको इस लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। दे आर काइंड ऑफ डिफॉल्ट सिटीजन कि भाई अभी आपको हमने डी नोटिफाई नहीं किया, आप सिटीजन हो, लेकिन आपको पता ना पड़ेगा भाई आप यहाँ कब आए, प्रूफ देना पड़ेगा। और जो फॉरनर है उनको तो फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अलग से ट्रीट करेंगे। अब जो आइडेंटिफाई अलग से किए हैं उनमें से जो लोग इन 3 कंट्रीज से आए हैं, इन 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं और इस तारीख से पहले पहले इंडिया आए थे, ये डेट याद रखनी है। 3 कंट्रीज, 6 रिलीजन एंड ये डेट, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उन लोगों को तो हम इंडियन सिटीजन बना देंगे। यानी एनआरसी में नाम नहीं आया तो सिटीजनशिप देके जोड़ देंगे। और जो बाकी रह जाएंगे उन सबको कहाँ भेज देंगे, जहाँ से वो आए, या डिपोर्टेशन सेंटर में भेज देंगे। ये होती है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू का, ठीक है। तो ये पॉइंटर आपको गो थ्रू कर लेना, ये भी सेंसस के बाद हो सकता है गवर्नमेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करे, तो ये पॉइंटर आपको अच्छे से याद रखने, बाई चांस कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। चलो ये हो गया आपका नेशनल का एक और पर्टिकुलर टॉपिक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, इंडिया डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम नक्सल वायलेंस। अब ये क्या होता है कि सर पास्ट में ना दो आइडियोलॉजी होती है, एक होता है राइट विंग, एक होता है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग की जो गवर्नमेंट होती है वो करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करती है, बिकॉज उनका ये कहना है कि करंटली जो गवर्नमेंट के अंदर बैठा है वो पर्टिकुलर पर्सन की पॉलिसीज ठीक नहीं है, वो फ्यू लोगों के लिए काम करता है और वेल्थ का एकोमोडेशन करता है। जैसे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ले तो कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं जिनका रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है कि उनके ऊपर रिसोर्सेज का कंट्रोल रहे, यानी कि पावर मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के अंदर उन कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। जो अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे मान लो रशियन सोशलिस्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहाँ भी ओलिगार्क्स कुछ पर्टिकुलर पावरफुल लोगों का सपोर्ट होता है और फिर वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है इसमें वेल्थ का एक्युमुलेशन होता है और रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता लोगों तक। तो चाइना से इसकी स्टार्टिंग होती है। माओ जेदांग नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, वो कहते थे ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाईली करप्ट है क्योंकि इसके अंदर वेल्थ का एक्युमुलेशन होता है, कुछ लोग वेल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग पावरफुल बन जाते हैं और बाकी लोगों पर रूल करते हैं। जबकि होना ये चाहिए जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो खुद के लिए नहीं हो, वो नेशन के लिए और नेशन के लोगों के लिए हो। खुद को अमीर बनाएंगे, खुद को पावरफुल बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पावरफुल बनेंगे ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर पाए और रिसोर्सेज को उन लोगों तक पहुंचा पाए जो ऑब्वियसली इसके जो यहाँ के सिटीजन्स है। ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का स्टार्टिंग का कारण बना। इंडिया में जब ये आया तो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर है, इसीलिए नाम हो गया लेफ्ट विंग
एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मतलब वायलेंट फॉर्म में आया, क्योंकि देखो इंडिया में ना इस तरह की आइडियोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिली, तो फिर वो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट बन गई, लेफ्ट की सरकार सुनी होगी आपने कई बार। अभी केरला की गवर्नमेंट के अंदर फिर मोदी जी बोला भी था भारत में अब कहीं भी इंडिया में लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट नहीं है, तो वो यही बात कर रहे हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर जब इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं है लेकिन लोग रख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हाउ वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट, तो उन्होंने वायलेंस का फॉर्म यूज लिया। क्यों लिया? कि उनका ये कहना है कि सर हमारे साथ भी पास्ट में इस तरह की चीजें हुई जो इस आइडियोलॉजी का कारण बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ट्राइब्स की बात करें तो कई सारे पर्टिकुलर ट्राइब्स जो एजिस से फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको आपने डिस्प्लेस कर दिया अपने होमलैंड से जहाँ भी वो रह रहे थे, और मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ गए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए, उससे किसको नुकसान हुआ? इनको नुकसान हुआ। सिमिलरली इनकी इकोनॉमी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर। आपने उनको भी बाहर कर दिया कि आप इसको यूज नहीं ले सकते अंडर दिस एक्ट। हालांकि बाद में हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। उन एरियाज में, क्योंकि ये रिमोट एरियाज है ना, तो उन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, इतना कनेक्टिविटी नहीं थी, इतना एजुकेशन हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं था, तो वो भी लोगों के अगेंस्ट थे। दे कास्टेड द वोट कि चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल बैकिंग इस वाली पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को नहीं है तो हम इस गवर्नमेंट में बिलीव करके देखते हैं, है ना, ये हमारे लिए काम करेगी। हमने जो है वोट भी कास्ट किया, लेकिन बदले में जो डेवलपमेंट चाहिए था इस एरिया का वो भी नहीं हो पाया। तो जो इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हुआ तो उनका जो इश्यूज थे वो और थोड़े डीपन कंसर्न्स बन गए और उन्होंने वायलेंस का वे ऑप्ट किया। तो इंडिया के अंदर ये बन गया एक वॉलेंट फॉर्म। और इंडिया के अंदर ये जो रीजंस है, इसकी ये जो कहानी स्टार्ट होती है इस तरह का फॉर्म, ये नक्सलवादी वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया के अंदर नक्सलवाद भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे एरियाज के अंदर ये स्प्रेड होता है, सिर्फ स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो ये पूरा जो हब है, ये पूरा जो रेंज है, इसको रेड कॉरिडोर कहते थे। इतने सारे एरियाज थे जो अफेक्ट थे। अब हुआ ये कि क्योंकि वायलेंट था, तो वायलेंट में कई बार ऐसा हुआ सिटिंग सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ की डेथ हो गई, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर किसी ने अटैक कर दिया। तो ये चीज सही नहीं, क्योंकि इट इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न है हमारा। एक तो एक्सटर्नल थ्रेट हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ इंडियन सिटीजन ही ड्यू टू सम पर्टिकुलर मिसकम्युनिकेशन या बैड हैंडलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू इतना वायलेंट हो जाए कि इंटरनली हमारे लिए थ्रेट बन जाए, तो सही नहीं है। तो हमने क्या किया, टारगेट सेट किया। गवर्नमेंट साइड की 31 मार्च 2026 तक हम क्या कर देंगे, इस चीज को एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह की जो पर्टिकुलर इश्यूज है, इंटरनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है, वो एलिमिनेट कर देंगे। और गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर डेटा कि वी आर नाउ नक्सल फ्री। अब हम क्या है, नक्सल फ्री नेशन है। हमारे यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंसेस जीरो नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि इनिशियली 2014 में 126 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे जहां पर इस तरह के इश्यूज हुआ करते थे, इस तरह के इंसिडेंसेस थे। अब सिर्फ 7 रह गए लमसम, वो भी मेनली छत्तीसगढ़ के अंदर ही है ना, इन रीजन के अंदर। फिर डेटा भी दिया कि इंसिडेंट रेट भी रिड्यूस कर दिया हमने, और डेथ का नंबर भी हमने रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स बहुत लिमिटेड पॉकेट्स रह गए जहाँ पर इस तरह का इश्यूज है। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या किया हमने कि सर स्कूल नहीं थी तो हमने स्कूल्स ओपन किए, है ना। एकलव्य जो हमारे रेजिडेंशियल मॉडल है फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो ओपन करी। जैसे केवी होती है, नवोदय विद्यालय होता है, वैसा का वैसा यहाँ पर सिस्टम बनाया। हमने रोड की कनेक्टिविटी करी, है ना, जिसके डुअल यूज होंगे उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे रोड्स के थ्रू। बाकी के एमिनिटीज को यूज करने के लिए हमको भी रिमोट एरियाज के अंदर हमारी फोर्स वगैरह कभी ले जानी पड़ी अपने पर्टिकुलर बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाने हो, तो वो पॉसिबल हो सकता है। हमने मोबाइल नेटवर्क्स बनाए, टावर्स बनाए, सो दैट हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सके। अगर वहां से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो यहाँ से गवर्नमेंट अपनी बात करेगी। और इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई नहीं माना तो कोई बात नहीं, वी विल यूज द फोर्स। तो हमने अलग से फोर्सेज बनाई, जैसे कोबरा फोर्सेज बनाई, ग्राउंड ऑपरेशन चलाए। भाई इतना समझाने के बाद भी अगर कोई सरेंडर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, वी विल टैकल दैट पर्टिकुलर थिंग विद द पावर फोर्स, पावर के थ्रू, पुलिस एक्शन के थ्रू, इस तरह से करेंगे तो फिर ये हम नंबर अब अचीव कर पाए। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज नाउ ऑफिशियली डिक्लेयरिंग कि हम नक्सल फ्री हो गए हैं। ये सारे एफर्ट्स हैं जो हमने किए, एक बार गो थ्रू करना, इसमें तो 2-4 फैक्ट है, बस वही गो थ्रू करना है ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये समाधान एक डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर हमने सारे के सारे डिसीजंस लिए थे। तो आपको समाधान में एक एक लेटर का जो है वो मीनिंग फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पूछ लेगा कि समाधान में H स्टैंड्स फॉर व्हाट या M स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गुजरात जो है उत्तराखंड के बाद में एक सेकंड स्टेट बन गया है जो यूसीसी हमारा इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसके कुछ की प्रोविजंस वगैरह हमको गो थ्रू करना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा यूसीसी के बारे में जान लेते हैं कि ये यूसीसी वगैरह क्या होता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह क्या होता है।
तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज एन आर्टिकल नंबर 44, डीपीएसपी नाम का एक चैप्टर है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44, जहाँ ये लिख रखा है कि इंडिया के जितने भी सिविल लॉज है, मतलब लॉज रिलेटेड टू द मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सबको भी यूनिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है और रिलीजन न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग रीजन के अलग अलग लॉ एग्जिस्ट करते हैं। और अगर एक जेंडर को किसी में एक राइट मिला है तो वही राइट हो सकता है सेम वाले पर्टिकुलर जेंडर को दूसरे रिलीजन में नहीं मिल रहा हो, या सेम स्केल में नहीं मिल रहा हो जितना या जुरिडिक्शन में नहीं मिल रहा हो जितना एक जेंडर को एक्स रिलीजन में मिल रहा था। दैट्स वाई हमको क्या करना चाहिए, हमको सारे सिविल लॉज को, फैमिली लॉज को यूनिफॉर्म करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल नंबर 44। ये स्टेट की ड्यूटी होगी करना। अब ये कौन करेगा, सेंटर की गवर्नमेंट के स्टेट की गवर्नमेंट के? सर दोनों कर सकती है, बिकॉज ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया कि बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम द लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दैट्स वाई सेंटर बार बार कहता है हम लेकर आएंगे, लेकिन उत्तराखंड और गोवा ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड इज नेसेसरी। क्यों होना चाहिए कि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा हमारे कंट्री के अंदर, सिविल कोड अगर सर जैसी चीजें होगी तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना जेंडर बेसिस के ऊपर, अलग अलग रिलीजन में एक को तो मेंटेनेंस राइट मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, वो सारी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द वुमेन जो हो रही है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी राइट्स में मेल मेंबर को तो राइट होता है, फीमेल मेंबर को नहीं होता, डिपेंड करता है ऑन द पर्सनल लॉ कौन से रिलीजन का है। तो ये जेंडर इक्वालिटी जो है वो रहेगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम क्योंकि सेकुलर स्टेट है, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट एनीवन एज गिविंग स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेज। तो गवर्नमेंट भी इंश्योर करेगी कि लॉ ऐसा हो जिसमें कोई ये नहीं कह सके कि मैं इस रिलीजन के अंदर चला लूंगा, मेरे को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो प्रैक्टिस बहुत ओल्ड हो गई है, मतलब आउटडेटेड, आजकल कोई यूज नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको इन द नेम ऑफ रिलीजन आप कंटिन्यू चलाते रहोगे, क्या पता वो रिलीजन से बिलोंग करती भी है कि नहीं करती। ये सब चीज़ें हम इंश्योर करने के लिए यूसीसी लेकर आना चाहिए। लेकिन फिर कुछ अगर अच्छी बातें हैं तो कुछ अगेंस्ट में भी होंगे कि यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सर देखो लॉ में ना कुछ चीज ऐड हुई है, क्योंकि वो रिलीजियस पर्सनल लॉ है, तो लॉ में जो चीज ऐड हुई है वो रिलीजियस बिलीफ्स के कारण ऐड हुई है। रिलीजन में ऐसा होता है इसीलिए लॉ में ऐसा लिखा गया। तो अगर आप लॉ से हटा दोगे, इट डजेंट मीन कि रिलीजन से अंदर नहीं होगा। तो कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल ना वो सबरीमाला का इशू बहुत फेमस हो रखा है, अभी तक जजमेंट नहीं आया। जब आएगा तो क्लैड एक्सप्रेस में भी आएगा, अभी वो इसीलिए होल्ड कर रखा है क्योंकि जजमेंट अभी तक आया नहीं है ना इसका। जजमेंट आ जाएगा तो हम सबरीमाला वाले पार्ट भी कवर करेंगे। तो पॉइंट वही है कि सर फ्यू थिंग्स आर देयर जो रिलीजन से कनेक्टेड है, इस वजह से लॉ में आया है। अगर लॉ से रिमूव कर दोगे इट डजंट मीन कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो ये एक मेजर आर्ग्यूमेंट रहता है। दूसरा पार्ट आता है अबाउट द फंडामेंटल राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन है। मतलब मैं अपना रिलीजन किस फॉर्म में प्रैक्टिस करता हूँ वो मेरी मर्जी है। एंड अगर इवन इफ देयर इज अ काइंड ऑफ कोई इशू होता है स्टेट सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को, हेल्थ को, तो फिर हम इंटरवेन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि सर आप तो अलग फॉर्म में रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो एक और मैं अलग फॉर्म में कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो ये उसके अगेंस्ट चला जाएगा, ये पॉइंट आता है। फिर पॉइंट ये भी आता है कि सर जो यूसीसी है ना वो आज के टाइम पीरियड के अंदर इतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता। क्यों नहीं होता कि सर अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो होती ही नहीं है। जैसे हमारी एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था 5, उसने कहा था इंडिया में पॉलीगेमी है तो सही आज भी, लेकिन बहुत माइन्यूट है। अगर वो सेक्शन वाइज जाए अलग अलग रीजन के तो 1 और 2% की रेंज में जाता है। कि सर इतने ही सारे लोग हैं जो लिमिटेड है, जो अभी जो है यूसीसी मतलब पॉलीगेमी जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत कम हो गया, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। और इंडिया में बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं, बहुत यूनिक कस्टम्स है, बहुत सारी ट्राइब ऐसी है जो अलग से, जैसे लिव इन का रिलेशन आज आया है मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर, कई सारी ट्राइब्स ऐसी है जो इस कल्चर को फॉलो कर रही है ना, वो चीज उनके कल्चर का पार्ट है। तो आप अगर वहां इंटरवेंट करोगे तो हो सकता है वो कम्युनिटीज आपके अगेंस्ट हो जाए। दैट्स वाई क्या होता है जब कभी भी कोई स्टेट जैसे उत्तराखंड लेकर आया, अभी गुजरात लेकर आया, तो वो यूसीसी के पर्टिकुलर कोई भी प्रोविजन शेड्यूल ट्राइब एरिया में इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे। आपने क्लियरली कह दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशन है वो बिल्कुल यूनिक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, तो फिर ट्राइब को क्यों आप बेनिफिट दे रहे हो?
अगर वहां आपको लगता है कि है ना वो जो टायर्स है वो जो कस्टम है वो बहुत एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है और इट इज प्रैक्टिकली नॉट आइडियल कि आप वहाँ इंटरवेन करो, तो वाई यू आर इंटरवेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। अगर एग्जिस्ट भी करती है तो बहुत सारे लॉ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने उन डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया। अभी केसेस की बात करेंगे हम लोग, तो इन दैट केस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ लोग जो यूसीसी के अगेंस्ट में वो लोग पॉइंट हाईलाइट करते हैं। हमको हाँ ना में नहीं जाना है, वो बात की बात है, किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमको दोनों पता होने चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं यूसीसी के गुजरात के कुछ की फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो जितने भी रिलीजियस पर्सनल लॉज है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। डाइवोर्स वगैरह जो भी अलग अलग एग्जिस्ट करता है वो सब खत्म कर देंगे और जेंडर न्यूट्रल रह जाएगा, यानी कि सन और डॉटर को दोनों को इनहेरिटेंस राइट इक्वल इक्वल रहेंगे। फिर शादी मैरिज जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद इन 60 डेज, एंड लिव इन है तो रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। पॉलीगेमी जैसी जो चीजें हैं, बाईगेमी जैसी चीजें, पॉलीएंड्री जैसी चीजें, वो सब बैन हो जाएगी। अगर डाइवोर्स लेना है तो कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू होगा, पर्सनल लॉ के थ्रू नहीं होगा। और वही चीज ट्राइबल्स एरिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, कस्टमरी प्रैक्टिस जो वो लोग कर रहे हैं वो सब हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज नहीं करनी, क्लियरली पहले ही बोल दिया गया इसके अंदर। अब हमको कुछ केसेस के नाम याद रखना है, ज्यादा नहीं जाना है डीप में, बस केस का नाम, केस का ईयर एंड व्हाट वाज द जजमेंट, बस इतना ही कवर करना है तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। क्या है सबसे पहला केस? द मोस्ट फेमस वन इज साहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस। ये मेंटेनेंस का केस है कि सर एक टर्म होती है जिसको कहते हैं इद्दत। आफ्टर डाइवोर्स रीमैरी करने से पहले डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 1 से 3 मंथ का वेट करना पड़ता है, उसको इद्दत कहते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो इद्दत पीरियड तक ही दिया जाएगा, या तो एक साथ दे दो या पार्ट पे दो, बस इद्दत पीरियड इज द मैक्सिमम पार्ट। अब उसके बाद में मेरी मैरी करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मेंशन है। और उसका अमाउंट भी फिक्स होता है ना कि भाई इतना ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, जो वेडिंग के टाइम पीरियड के अंदर प्री डिसाइडेड होता है, जिसको महर कहते हैं, है ना। हालांकि कोई ये सोच के नहीं करता है कि मैं शादी कर रहा हूँ तो डाइवोर्स दूंगा ही दूंगा, तो महर का अमाउंट ये सोच के नहीं किया, एक काइंड ऑफ रिचुअल था जो बाद में फॉर्मेलिटी बन गया। पहले के टाइम पीरियड के अंदर ऐसा हुआ था, महर का अमाउंट भी काफी हैफ्टी हुआ करता था, काफी बड़ा अमाउंट हुआ करता था। कई लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लिखवाते थे, क्योंकि पता है कि बाई चांसली ऐसा कुछ हो गया तो वुमेन के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। लेकिन फिर लोग में डाइवोर्स रेट कम हो गया, लोग डाइवोर्स इतना लेते नहीं थे, फॉर्मेलिटी बन के रह गया, तो बहुत माइन्यूट भी अमाउंट हो गया। कोई लोग 10,000 लिखा रहे हैं, कोई लोग हमारा मान लो 5,000 लिखा रहे हैं, बिल्कुल माइन्यूट सा हो गया। लेकिन बाद में प्रॉब्लम कब बन गया, तो डाइवोर्स हो गया और सेम अमाउंट यू आर गिविंग, जो महर में अनाउंस किया था सेम अमाउंट यू आर गिविंग, और वो भी फॉर द इद्दत पीरियड। हाउ प्रैक्टिकल इट इज पॉसिबल? तो इंडिया का जो सीआरपीसी है ना, सेक्शन 125, उसमें ये लिखा था कि भाई आपको जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो ठीक मिलेगा। तो यही डिमांड हुआ, मुस्लिम वुमेन ने कहा कि मेरे को भी इसी के अंदर चाहिए, साहबानों ने इसी के अंदर डिमांड किया, जबकि उनको जो मिल रहा था पहले वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मिल रहा था। तो फिर इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, अगर मुस्लिम वुमेन चाहे तो मेंटेनेंस की डिमांड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी भी कर सकती है। अगर पर्सनल लॉ में चाहिए तो पर्सनल लॉ ले लो, अदरवाइज इसके अंदर ले लो। तो ये एक राइट प्रोवाइड किया, अबॉलिश नहीं किया पर्सनल लॉ के प्रोविजन, ऑप्शन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये मोस्ट फेमस केस हो गया। फिर सरला मुदगल का केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती है। क्या फ्रॉड प्रैक्टिस हुई? सरला मुदगल के जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने रिलीजन चेंज करके दूसरी शादी कर ली। उन्होंने अपनी प्रीवियस वाइफ को, फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया और दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू जो लॉ है वो अलाउ करता नहीं विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू द फर्स्ट वाइफ। तो वो करना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, पता लगा उनको किसी वकील ने सलाह दी होगी, हम में से किसी ने, है ना, कि सर आप पर्सन रिलीजन चेंज कर लो एंड देन शादी कर सकते हो। तो वो सलाह उल्टी पड़ गई। क्यों? सरला मुदगल ने केस कर दिया कि सर ये कैसे हो सकता है कि आप रिलीजन चेंज कर रहे हो ओनली टू री मैरी। तो शादी पहली की थी हिंदू पर्सनल लॉ में, सेकंड कर रहे हो मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और यू चेंज द रिलीजन जस्ट बिकॉज कि आपको दूसरी शादी करनी है, ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि इस तरह की जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती है ना, वो एलिमिनेट अगर करनी है तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि लोग इसके लूप होल को यूज कर रहे हैं। फिर सायरा बानो का केस, द मोस्ट फेमस वन, ट्रिपल तलाक वाला पर्टिकुलर केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। ट्रिपल तलाक मतलब तलाक की बिद्दत, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सर ये ठीक नहीं है ना। वो जो है प्रैक्टिस ऑफ तलाक तलाक एंड तलाक, सेइंग तलाक 3 टाइम्स, वो बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि एक्चुअल में तलाक की बिद्दत नाम की चीज है ना, रिलीजन में एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों ने खुद ही बना दी, है ना। एग्जिस्ट करता है कि 3 टाइम तलाक कहने से होता है, लेकिन देयर इज अ गैप ऑफ फ्यू पर्टिकुलर मंथ्स, है ना। प्रॉपर जैसे कोर्ट में होता है एग्जैक्टली वैसे ही चीजें वर्क करते। तो ऐसा नहीं है कि एक बार तलाक बोल दिया, दूसरी बार तीसरी बार हो गया तलाक।
फर्स्ट टाइम बोला तो फिर विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, सेकंड टाइम बोला तो फिर और सोसाइटी के सीनियर्स को लोगों को लेकर आएंगे, प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हुई तो फिर थर्ड टाइम हो जाएगी। ये चीज एडजस्ट करती है, बट सेइंग तलाक तलाक एंड तलाक ये एडजस्ट नहीं करता। तो इसका बहुत बैड यूज हुआ और बहुत वर्स सिनेरियो के अंदर भी यूज हुआ, तो लगा कि इट इज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस इज नाउ बिकमिंग अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, तो ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है ना। ये पॉइंटर्स याद रखने, एंड ये पॉइंट याद रखना इस केस का नाम, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट, ब्रिटिश टाइम पीरियड पुर्तगीज के टाइम पीरियड से ही गोवा के अंदर यूसीसी था। जब हमारा पार्ट बना तो हमने उसको पार्लियामेंट से पास करके कंटिन्यू किया कि हाँ होना चाहिए। तो गोवा का जो यूसीसी एज अ साइनिंग एग्जाम्पल है ना, तो ये इस केस में बोला था, तो केस का नाम याद रखना, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंटर्स जो रिलेटेड टू द यूसीसी है। आई थिंक सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका टॉपिक नंबर हो गया 5, पॉलिसी का फर्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। अब आगे चलते हैं, महानदी रिवर डिस्प्यूट। अब ये रिवर डिस्प्यूट का पार्ट है। देखो जब भी कोई रिवर डिस्प्यूट आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और लीगल प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं वो तो सेम रहने वाले हैं, बस रिवर डिस्प्यूट की वजह से रिवर का नाम, उसका ओरिजिन, उसका जो फ्लो है इन मल्टीपल स्टेट वो चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहने वाला है। तो ये टॉपिक हमारे लिए क्या करेगा, आगे काम आएगा अगर कोई नया पर्टिकुलर डिस्प्यूट रेज होता है। महानदी रिवर डिस्प्यूट, तो ये क्या है महानदी रिवर डिस्प्यूट हमारा। तो महानदी का जो ओरिजिनेशन है, महानदी जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्लेस है सिहावा, नाम याद रखना है, सिहावा हिल्स नाम है इसका। क्या नाम है, सिहावा हिल्स, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। फिर उड़ीसा के अंदर हमारा ये फ्लो होती 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 वाया उड़ीसा बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के इलाके अंदर मर्ज हो जाती है। 2 स्टेट से फ्लो होती है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये याद रखना है। एंड ओरिजिनेशन पॉइंट याद रखना है आपको। ये रिवर का 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, वो ये है कि यहाँ पर एक डैम बना हुआ है हीराकुड, ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है ऑन अर्थ, है ना, इन द वर्ल्ड। तो ये याद रखना है, नाम पूछ ले बाई चांसली कौन सी रिवर पे है, तो महानदी रिवर के ऊपर है ना। एलिट इस तरह का स्टैटिक फैक्ट करंट की वजह से पूछ सकता है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आगे डिस्प्यूट क्या है, कि सर डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग को लेकर के। दोनों जो रिवर है, ये जो रिवर है हमारा दोनों स्टेट्स के बीच में से फ्लो हो रही है, तो वाटर शेयरिंग को लेकर का डिस्प्यूट है कि कितना पानी किसको मिलेगा। तो सर ये डिस्प्यूट रेज कैसे हुआ, कि सर उड़ीसा इज सेइंग कि रिवर ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से, उसने बहुत सारे अलग अलग कैनाल्स निकाल दिए और डैम्स बना दिए, इस वजह से हमको इनफ वाटर नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ से फ्लो होने के बाद उड़ीसा के अंदर आती है, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द जो वाटर है वो कम हो जाती है, और हमारे लिए मेन सोर्स भी क्या है, महानदी है। तो इन दैट केस हमको थोड़ा पानी ज़्यादा मिलना चाहिए, या प्रॉपर जस्टिसेबल हमारी शेयरिंग होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, कैसे छत्तीसगढ़ कह रहा है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पानी तो अवेलेबल नहीं है, पहले कभी हुआ करता था वो एक अलग बात है, तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर तो अवेलेबल है भी नहीं। सेकंड पर्टिकुलर पार्ट है, हमारी भी अपने आप में नीड अवेलेबल है। तो अगर जैसे आपकी महानदी पर डिपेंडेंस है, हमारी भी डिपेंडेंस है, ठीक है, हमारे पास ट्राइब्यूटरीज थोड़ी ज़्यादा है तो वो एक अलग पर्टिकुलर पॉइंट है, ट्रिब्यूटरीज थोड़ी ज़्यादा है तो ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ इज सेइंग कि सर पानी शेयर करे भी तो कैसे, हमारे पास वाटर का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, मतलब रिवर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मंथ वाइज कितनी होती है ये अवेलेबल ही नहीं है। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द रिवर्स का जो डिस्प्यूट का रीजन है वो यही है कि हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है कि ओवरऑल किस रिवर में कितना पानी किस सीजन में रहता है, तो फिर जस्टिसेबल शेयरिंग होगी कैसे। तो फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज ए प्रोविजन कि अगर प्रॉब्लम आप आपस में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब स्टेट जो इन्वॉल्व है वो नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, यू हैव 2 ऑप्शन अवेलेबल, या तो कोर्ट चले जाओ या फिर आप पार्लियामेंट को कोई ट्राइब्यूनल बना दे। तो यहाँ क्या हुआ था कि ट्राइब्यूनल के लिए डिमांड किया था, कोर्ट गए थे लेकिन ट्राइब्यूनल के लिए डिमांड किया था अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो हमारे पास में 2-4 प्रोविजन है, 2-4 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो याद रखना है। सबसे पहला आता है हमारे पास में आर्टिकल नंबर 262, जहाँ पार्लियामेंट के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो क्या कर सकता है, मैटर को एब्जुकेट कर सकता है ना, ये याद रखना है ना, कि कहाँ पर एजुकेशन का पावर है, 262 के अंदर है। पार्लियामेंट चाहे तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो अपनी पावर को यूज करके उसने दो लॉज बनाए, इस पावर को यूज करके 2 लॉज बनाए पार्लियामेंट ने। एक है हमारा रिवर बोर्ड एक्ट और एक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। क्या है रिवर बोर्ड एक्ट, इसमें ये लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर इंटर स्टेट रिवर के लिए एक बोर्ड बना दे, जैसे ये वाला बात कर रहे हैं, तो जिसमें मध्य प्रदेश ओडिशा का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, छत्तीसगढ़ का भी होगा, और वो एक्सपर्ट्स मिलकर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे। बट आयरनी इज आज तक कोई भी ऐसा रिवर बोर्ड नहीं बना है। अगर सोचो स्टेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टेट एक्सपर्टीज और सिविल एक्सपर्टीज वाटर एक्सपर्टीज सबको मिला करके बोर्ड बना दे, तो कभी इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं।
बट आज तक बना ही नहीं, क्योंकि स्टेट चाहते ही नहीं है कि वो कोलैबोरेटिव तरह से काम करे, क्योंकि ये बाद में उनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। दैट्स वाई आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई स्टेट बोर्ड रिवर बोर्ड बनाया ही नहीं, हमारा किसी गवर्नमेंट कोई भी रिवर के लिए एडजस्ट नहीं करता। तो फिर कैसे रिजॉल्व करते हो? दूसरे तरीके से करते हो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के थ्रू करते हो। ये क्या कहता है कि अगर किसी स्टेट को लगे कोई दो इन्वॉल्व थे, जैसे वो वाला पर्टिकुलर पार्ट था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, तो उड़ीसा ने अप्रोच किया सेंटर को, कहा ट्राइब्यूनल बनाओ। क्या बनाओ? ट्राइब्यूनल बनाओ, हमारे मैटर को रिजॉल्व करो। और फिर वो पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल एक टाइम देता है स्टेट्स को कि सर आप डिसाइड कर लो आपस में कि क्या रिवर डिस्प्यूट है, कब कैसे रिजॉल्व करोगे, कितना पानी लोगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन देगा अकॉर्डिंगली। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? अपना डिसीजन देगा अकॉर्डिंगली, और जो डिसीजन आएगा ट्राइब्यूनल का वही डिसीजन फाइनल होगा। इट मींस अब आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अभी भी न्यूज में ये इसी वजह से था, ट्राइब्यूनल ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कहा कि मैं मई 2 तक का टाइम दे रहा हूँ। बहुत साल हो गए, 2016 से लेकर के 2026 आ गया, 10 साल हो गए आपको इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हुए, अब तक रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो मैं सेकंड आपको लास्ट डेट दे रहा हूँ, मई 2, और 2 तक आपको डिसाइड करना है वाटर शेयरिंग। लेकिन हुआ नहीं। क्यों? वही सेम पार्ट, अब डेटा अवेलेबल नहीं तो कैसे करेंगे? तो अब वापस ये हो सकता है न्यूज में आएगा जब यहाँ का ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा। तो हमने इसके बैकग्राउंड को पढ़ लिया, नया जजमेंट आएगा, याद रखना है ना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अगर आएगा, मतलब ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। आप नहीं जा सकते कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो जस्टिसेबल मान के, नहीं कर सकते। हाँ, वर्किंग अगर आई, मतलब उसने कहा 50-50 होगा, 50-50 नहीं हो रहा है, तो अलग बात है, यू कैन चैलेंज द कोर्ट, बट यू कैन नॉट से 50-50 क्यों, 60-40, 70-30, 30-70, ये नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी पढ़ना है, इंटर स्टेट काउंसिल वाला। ये क्या है? टू रिजॉल्व द इशू एट द वेरी इनिशियल लेवल, कि एक डिस्प्यूट डेवलप हो उससे पहले रिजॉल्व कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आइडिया दिया था इंटर स्टेट काउंसिल का। वो पर्टिकुलर जो काउंसिल है जिसके अंदर पीएम भी होते हैं, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ये बॉडी बनती है अंडर आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल लिख लेना है। ये बॉडी रिकमेंडेशन देती है, जैसे नीति आयोग का काम है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बॉडी बन रखी है। नीति आयोग से ज्यादा पावरफुल होती है कि इस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बॉडी आज तक नहीं बनी है ना। जब जब रिक्वायरमेंट हुई तब तब ये फॉर्म करी है ना। देयर इज अ लॉन्ग टर्म डिमांड कि इस बॉडी को परमानेंट कर दो, जैसे इलेक्शन कमीशन है वैसे इसको परमानेंट कर दो, और इसकी मीटिंग हर थोड़े थोड़े टाइम में कराओ, एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर, कम से कम 3-4 महीने के गैप से तो मिले, 3 बार 4 बार तो मिले, ताकि डिस्प्यूट स्टार्ट ही हो तो इनिशियली रिजॉल्व हो जाए। बट ये मैकेनिज्म आज तक किसी ने परमानेंट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, तो ये भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस ये याद रखना है आपको इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स इट, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। फिर एक और आता है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, जिससे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कवर हो जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज एंड ऑल। क्या है ये टॉपिक? कि सर हम 17th पंचायती राज डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट किया हमने, कब करते हैं? 24 अप्रैल को करते हैं। एक 24 मार्च आता है, उस दिन हम टीबी डे करते हैं, ये 24 अप्रैल है। इस दिन हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है पंचायती राज? कि सर पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन था सेंटर एंड स्टेट के बीच में। सेंट्रल स्टेट के पावर डिस्प्यूट के वाला जो अरेंजमेंट है उसको हमने थोड़ा और फर्दर डिसेंट्रलाइज किया। क्यों? सेंटर से जब स्टेट के पास फंड आ रहे थे फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, क्योंकि स्टेट बहुत लार्ज था, डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस थे, तो ग्रास रूट तक उसके बेनिफिट नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि ओनली स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज। स्टेट के नीचे कोई और फर्दर मशीनरी नहीं थी, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने ये डिसेंट्रलाइजेशन किया थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd के थ्रू लोकल एरिया, रूरल एरियाज के अंदर हम लेकर आए पंचायती राज, एंड 74th के थ्रू लोकल एरिया म्यूनसिपैलिटी यानी सिटी वाले एरियाज के अंदर हम लेकर आए म्यूनसिपैलिटी सिस्टम, नगर पालिका, नगर परिषद एंड ऑल, यू आर अवेयर ऑफ। इसी सिस्टम को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी क्या बात कर रहे हैं? पंचायती राज की, रूरल एरियाज की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जो हमने इंप्लीमेंट किया इन द ईयर 1993, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। अमेंडमेंट तो 1992 में कर दिया था, इंप्लीमेंट 1993 में हुआ था ऑन 24 अप्रैल। इसलिए वी आर सेलिब्रेटिंग दैट पर्टिकुलर डे एज एन नेशनल पंचायती राज डे, जिसका 17th एडिशन अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया था, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो आप मुझे बताओ कि इन द कमेंट सेक्शन कि अभी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर इसकी थीम की बात करें तो सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास, ये पॉइंटर आपको याद रखना है। फिर थोड़ी सी हिस्ट्री है अबाउट द पंचायती राज, तो वो थोड़ी हिस्ट्री आपको गो थ्रू करनी है। 3 कमेटीज के नाम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आता है, जिसने रिकमेंड किया था कि इफ यू वांट टू
है ना, एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर बेनिफिट टू द ग्रास रूट, तो आपको फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये पहली कमेटी थी जिसने कहा था ये चीज़ करनी चाहिए। हम इन्होंने 3 टियर मैकेनिज्म बताया था, मतलब आप ना कम से कम 3 लेवल पर लोकल गवर्नमेंट बनाओगे एट द पंचायती राज। एक विलेज एरिया सबसे स्मॉल वाला रहेगा, ग्राम पंचायत जिसको कहेंगे। फिर ग्रुप ऑफ पंचायत राज, ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर बनाओगे, यानी कि अबाउट द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। एंड पूरे डिस्ट्रिक्ट पे बनेगा हमारा जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ऑल। इनकी रिकमेंडेशन को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? राजस्थान ने एक्सेप्ट किया था। नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश या इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी, वो यही हुआ करता था राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर फर्दर और रिफॉर्म्स के लिए एक और कमेटी बनाया, अशोक मेहता कमेटी 1977 के अंदर। इन्होंने कहा कि सर 2 टियर सिस्टम ही लेकर आओ, 3 टियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या होता है सर 2 टियर सिस्टम? कि सर जिला परिषद तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो एग्जिस्ट ही करता है, ग्राम पंचायत को खत्म कर दो। बस विलेज, नंबर ऑफ विलेजेस जो ग्राम पंचायत में थे, पंचायत समिति में थे, उसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दो। जब 5-7 विलेज मिलकर के एक ग्रुप ऑफ हमारा एरिया बना रहे हैं, उस पर 10-12 कर दो, ज़्यादा विलेज बन जाएंगे, बस दैट्स इट। ये भी कुछ स्टेट्स ने अप्लाई किया था। बट द इम्पोर्टेंट वन दैट इज एलएम सिंघवी कमेटी। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कमिटीज रिकमेंडेशन ही हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में बनी थी। इन दोनों की कमिटीज की जो रिकमेंडेशन थी वो बाइंडिंग नहीं थी, तो कुछ स्टेट ने अप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया। तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ को नहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस कमिटी सेड कि आप ना इसको कंपलसरी कर दो, सेम स्ट्रक्चर एंड कंपलसरी फॉर ऑल। इसके लिए क्या कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दो। दैट्स वाई इस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बाद में मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, जब कमेटी बनी थी तो राजीव गांधी थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीएम हुआ करते थे। इनके टाइम पीरियड में ये इम्प्लीमेंट होता है। इन्होंने याद रखना कब इम्प्लीमेंट हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। कौन सा अमेंडमेंट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पास तो हो जाता है 1992 में, लेकिन इफेक्टिव होता है 1993 में, 24 अप्रैल को। और कौन सा स्टेट पहली बार ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करता है? मध्य प्रदेश। पंचायती राज पहली बार इंप्लीमेंट करता है राजस्थान, लेकिन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, आफ्टर द अमेंडमेंट कौन इंप्लीमेंट करता है? मध्य प्रदेश करता है, जिसके थ्रू एक नया पार्ट ऐड करते हैं हम लोग, जिसमें ये आर्टिकल रेंज आती है, जिसमें 11 शेड्यूल के अंदर 29 ऐसे सब्जेक्ट लिखता है जिसमें पंचायती राज की गवर्नमेंट लॉज वगैरह बनाएगी। ठीक है, फिर ये इसके कुछ की प्रोविजंस है 73rd अमेंडमेंट के, जो पहले भी कभी ना कभी आपने गो थ्रू किए होंगे। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना। वैसे तो वेरी इजी है, रिजर्वेशन एंड ऑल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यही सब लिख रखा है, तो इसमें कुछ पढ़ने में कोई दिक्कत आपको आई डोंट थिंक आएगी। ठीक है, फिर भी अगर लगे कि थिंग्स आर नॉट क्लियर तो ड्रॉप कर देना इन द कमेंट सेक्शन, या फिर पोर्टल पे आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से या मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगले पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू द रेपो रेट। अब ये क्या होता है रेपो रेट? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है रेपो रेट का टॉपिक, फिर से कर लेते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, छोटा सा टॉपिक है हमारा। टॉपिक ये है कि सर देखो, रेपो रेट होता क्या है कि आरबीआई ना लोन्स देता है, या यूँ समझो बैंक्स जो होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड ऑल, इनको भी मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये कहाँ से लेते हैं? बैंक खुद कहाँ से लेगा? आरबीआई से लेगा। आरबीआई से जिस रेट पे लेगा, आरबीआई तो फ्री में देगा नहीं कि मेरे पास पैसा पड़ा है खूब सारा ले जाओ सब। आरबीआई जो पैसा देगा वो हमारा एक इंटरेस्ट रेट पे देगा, उस इंटरेस्ट रेट को आप रेपो रेट कहते हैं, है ना। अभी कितनी है रेपो रेट? 5.25। ये हमने चेंज की थी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। अभी हमने अनचेंज ही रखी है, वापस चेंज नहीं किया। लास्ट ईयर काफी सारा चेंज हुआ था, हमने 4-5 बार चेंज कर दिया था, लेकिन अभी ये रेट सेम है। आगे फर्दर ये फिर मीटिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे रेट इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो सर इंक्रीज और डिक्रीज का क्या इम्पैक्ट आता है, वाई इंक्रीजिंग वाई डिक्रीजिंग, तो वो समझ लेते हैं, इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है। अब देखो, बैंक को अगर हायर रेट पे लोन मिल रहा है तो कस्टमर को कैसे सस्ते रेट में दे सकता है? अगर बैंक इज आरबीआई चार्जिंग समथिंग फ्रॉम द बैंक, तो बैंक भी तो फिर हायर रेट पे आपको देगा। तो मान लेते हैं रेपो रेट 5.5 कर दी, इंक्रीज कर दी, तो बैंक्स के लिए लोन लोन क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। जब वो कॉस्टली हो जाएगा तो कस्टमर और बिजनेसेस के लिए भी कॉस्टली हो जाएगा। तो क्या बिजनेसेस महंगा लोन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी कि नई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा टाइम पर रुक जाएगी, यानी कि सप्लाई साइड से थोड़ा सा चीजें लिमिट में आ जाएगी। जो फटाफट प्रोडक्शन कर रहे थे वो थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल थोड़ी सी लिमिटेड हो गई और नया लोन ले नहीं सकते क्योंकि हमारी चीजें महंगी हो गई है। नाउ जब कस्टमर को लोन महंगा पड़ रहा है तो वो क्यों लोन लेकर के ईएमआई पर आईफोन लेने जाएगा, है ना? क्योंकि उसको लग रहा है कि ईएमआई की परसेंटेज ज्यादा आ रही है तो मेरे को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। तो स्पेंडिंग जो है ना कस्टमर की वो भी रुक जाएगी।
यानी सप्लाई साइड से चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई, स्पेंडिंग साइड से नॉर्मल हुई, डिमांड साइड से नॉर्मल आया, मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल आ गई, पैसे का जो फ्लो है थोड़ा कंट्रोल में हो गया। तो लोग जो पहले ईएमआई पे लोन ले लेके चीजें परचेज कर रहे थे, वो जो परचेज में सप्लाई साइड डिमांड फुलफिल हो रही थी, वो चीजों को थोड़ा नॉर्मलाइज करके ईज कर देगी, इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा। जब भी लगता है इन्फ्लेशन टू मच हाई हो गया, तो नॉर्मली क्या होता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को रिड्यूस किया जा सके, कस्टमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। रिवर्स भी पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा निचे जाने नहीं देंगे, डिमांड है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं, हम रेपो रेट को डाउन कर देंगे। जैसे ही रेपो रेट मान लो 5.25 से 5 हो गई, यानी कि बैंक्स को लोन इजी रेट पे मिल रहा है, वही इजी रेट पे लोन बैंक्स जो है वो कस्टमर्स को देगा, आपको हमको देगा, बिजनेस को देगा। अब बिजनेस पैसा लेंगे और सस्ते लोन के थ्रू कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम भी क्या करेंगे, लोन लेकर के चीज़ें परचेज करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंक्रीज बोरिंग, इंक्रीज स्पेंडिंग हो जाएगी, मार्केट में फिर से वो सप्लाई और डिमांड का साइकिल चलने लगेगा। ये मार्केट में लिक्विडिटी को, पैसे के फ्लो को इंक्रीज कर देगा। ये हम करते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो इंक्रीज करते रहता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रख सके और ओवरऑल जो हमारा स्पेंडिंग वगैरह है, मार्केट में अंदर जो लिक्विडिटी वगैरह है, उसको भी क्या कर सके, प्रॉपरली मैनेज कर सके। ये चीजें हम लोग जो है वो करते रहते हैं, ये आपको ये थोड़ा सी याद रखें, ठीक है। चल अब आगे, इस बार क्या किया हमने, चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम तो देख रहे हैं इन्फ्लेशन इज हाई, फ्यूल का प्राइस इतना हाई चल रहा है हमारा, तो फिर आपको करना चाहिए था। आपने तो अभी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया कि जब भी लगता है कि इन्फ्लेशन इज हाई, तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। देखो नॉर्मली तो ये होता है, बट आरबीआई के अंदर ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई के अंदर ये एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करती है कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो 6 लोग होते हैं उसके अंदर, 6 मेंबर्स आर देयर, 3 फ्रॉम द आरबीआई इंक्लूडिंग वहाँ के चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना वहाँ के चेयरमैन कौन है, एंड 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और ये लोग नॉर्मली साल में 4 बार मिलते हैं, हर 3 मंथ्स के गैप से मिलता है, हर क्वार्टर में मिलता है, आजकल हर 2 महीने में मिलता है, क्योंकि सिनेरियो इस तरह का है, इस वजह से। लेकिन वो हिसाब से तो आपको 3 ना, साल में 4 ही मार्क करना है एटलीस्ट, विद अ गैप ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है, रोज मिलो किसने मना किया। तो दे आर सेइंग कि सर अभी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो प्राइसिंग हाइक आप देख रहे हो फ्यूल प्राइस वगैरह का, वो हमारे किसी क्राइसिस की वजह से नहीं, वो एक्सटर्नल क्राइसिस की वजह से। यानी कि जो हॉर्मुज बंद किया है, उस वजह से पेट्रोल की प्राइसेस अब चली गई है। जब वहाँ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पर भी जो प्राइस ऑफ फ्यूल हाई चली गई है, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम शिपमेंट लेके कैसे जाए, क्योंकि हॉर्मुज ही बंद है, वहाँ से आए कैसे, तो वो प्रॉब्लम नॉर्मल है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। सीज फायर होगा तो चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर सप्लाई साइड का भी प्रेशर है कि सर ये सप्लाई साइड का प्रेशर क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस है, चीज़ें महंगी हो गई है, वहाँ से आ नहीं रही, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो ये भी चीज़ें एक्सटर्नल है और ये भी लिमिटेड है। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे जैसे ही हमारा सीज फायर होगा तो वापस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कह नहीं सकता ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है उनको, इतना कॉन्फिडेंस ये पैरामीटर दे रहे हैं जो इंटरनल है। तो सर इन्फ्लेशन अभी भी विद इन टारगेट है। हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेटिंग है, फ्रेमवर्क है, वो कहता है 4 ± 2, यानी कि 2 से 6 की रेंज में। अभी थोड़े दिन पहले ही एक इन्फ्लेशन का नंबर आया था 3.78 समथिंग कुछ, यानी कि ये 4 के जो लिमिट है उससे नीचे ही, मतलब अभी भी अंडर कंट्रोल ही है। तो जब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, जो परमिसेबल लिमिट है, तो फिर उतना कोई खास कंसर्निंग पार्ट नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि अभी अभी बेस ईयर चेंज किया है ना, तो थोड़ा कम इम्पैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में अगर चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई, तो ये एडवांटेज जो भी है हमारा, वो शायद एडवांटेज नहीं रहेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, यूएसए के साथ डील चल रही है, यू के साथ किया है, पास्ट में यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूके के साथ भी किया है, अभी भी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ किया है। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो डॉलर्स आएंगे, रुपी स्टेबल हो जाएगा। ये इनका फिलहाल कहना है, इस वजह से उन्होंने इसको इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन कब तक इंक्रीज नहीं करते हैं, वो देखने वाला पॉइंट होगा, क्योंकि अब सिनेरियो जो है थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मोदी जी बोल ही रहे ऑलरेडी जरा कि अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही, तो जितनी भी पास्ट डेकेड्स में हमने इकोनॉमिक गेन किया है, जो कुछ भी डेवलप किया है, हो सकता है कि वो फिर से डाउन आ जाए और बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाए, है ना, फिर से। यानी कि सिनेरियो अब जो है वो वर्स होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट का ही कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हमको याद रखना है ना, ये पॉइंटर्स गो थ्रू करते रहना है। कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के टॉपिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद आप डेटा के ऊपर आओ। सीधा डेटा पढ़ने जाओगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट से पढ़ने चाहिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप करते रहना इन दी कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 14th WTO की मीटिंग। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एवरी ईयर नहीं होती, एनुअल मीटिंग नहीं है, ये 2 ईयर में वंस होल्ड होती है।
नॉर्मली क्या होता है, कभी भी मीटिंग होती है ना, तो वो कोई ना कोई एंड रिजल्ट लेके आती है, हाँ भाई ये पास हो गया, ये पास हो गया, दिस इज द न्यू इनिशिएटिव एंड ऑल। बट इन द हिस्ट्री ऑफ द डब्ल्यूटीओ ये पहली बार हुआ है कि इस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं निकला। मतलब जो कुछ भी डिस्कस हुआ सब कुछ या तो अपोज हुआ, या सब कुछ हमारा विड्रॉ हो गया, या फिर सब कुछ रिजेक्ट हो गया, कुछ पर्टिकुलर चीज हमारा डिसाइड हुई नहीं। अब वो सारी चीजें जो यहाँ डिस्कस हुई थी वो 2 इयर्स बाद में, यानी कि 2028 में जिनेवा में डिस्कस होगी। दैट्स वाई ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो मोस्ट फेमस थी या फिर मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थी, इस वजह से वो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि मीटिंग नंबर कौन सा था, 14th मीटिंग था। एवरी ईयर नहीं होता, ये याद रखेंगे। एटलीस्ट हमारा जो गैप जो रहता है वो 2 इयर्स का रहता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी मीटिंग को हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कहाँ हुई थी? युआनदे के अंदर हुई थी, कैमरून के अंदर एडजस्ट करती है। और यहाँ जो मेजर जो डिस्प्यूट था वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कि मीटिंग का एजेंडा क्या था। मतलब पहले से कुछ प्री डिसाइडेड थिंग होती है कि क्या क्या डिस्कस करना है। तो मीटिंग का एजेंडा नंबर 1 था डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म करना है। कैसे? कि सर पास्ट में, पहले तो ये बताते हैं कि डब्ल्यूटीओ बना क्यों। 1944 में जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 3 बॉडी बनाने की बात हुई थी कि सर फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, जो भी इतना भी डिस्ट्रक्शन किया, फॉर द डेवलपमेंट पर्पस हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। टू हैंडल द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो रुपी या फिर बाकी बाकी करेंसी डाउन गई, इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए आईएमएफ बनाएंगे। लेकिन वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए भी एक बॉडी बनाएंगे, हालांकि वो बॉडी कभी बनी नहीं। लेकिन क्योंकि बॉडी नहीं बनी तो फिर दे कम अप विद द आइडिया ऑफ एग्रीमेंट, एक काइंड ऑफ लॉ, जिसको नाम रखा GATT। फुल फॉर्म क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, GATT की। 1948 में वो लोग लेकर आए ये GATT एग्रीमेंट, जिसके थ्रू वर्ल्ड के जो हमारा ट्रेड है उसको रेगुलेट करना था। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने रूल्स बना लिया और रूल्स का वॉल्यूशन होता है तो जाओगे कहाँ पर? हु इज गोइंग टू लिसन दोज पर्टिकुलर अपील्स? ये तो लिखा ही नहीं था आपने कहीं पर। इस वजह से इस एग्रीमेंट को कई सारे लोग चैलेंज कर रहे थे कि सर एग्रीमेंट में ये कंट्री इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, ये चीज इसको फॉलो नहीं कर रही, तो वी नीड एन एग्रीमेंट, वी नीड एन अपीलेट बॉडी, या फिर इसी को रिवाइव करो और इसको एक नया पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म दो। तब 1995 में डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ। डब्ल्यूटीओ क्या करता है? ये इंश्योर करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना, कि वर्ल्ड में ना कोई भी कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज नहीं करे। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक कंट्री ए के साथ डील कर रहे हो पैन की, तो 2% टैरिफ लगा रहे हो, बट सेम पैन की डील किसी बी कंट्री के साथ कर रहे हो तो 10% टैरिफ लगा रहे हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, है ना। अननेसेसरी यू आर गिविंग टू मच सब्सिडी टू योर फार्मर्स या टू योर पर्टिकुलर सेक्टर, यू नो योर सेक्टर, तो वो ग्लोबल एडवांटेज नहीं दे पा रहे, है ना, बाकी वाले पर्टिकुलर कंट्रीज। ये नहीं होना चाहिए। मतलब फेयर ट्रेड हो, ट्रेड रेगुलेशन हो, जिसमें सबको इनफ हमारा जो है वो एक मार्केट शेयर मिले, इनफ मार्केट एक्सेस मिले। हाँ, वो फिर बाद में इसी में चीज़ें ऐड कर दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर कि हाँ अगर आप किसी को स्पेशल प्रेफरेंस देना चाहते हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल डील्स, मल्टीलैटरल डील्स, मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे पर्टिकुलर चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन पॉइंट इज डब्ल्यूटीओ में क्या होता है, जब प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी होती है तो एक डिस्प्यूट हमारा सेटलमेंट बॉडी होती है, वहाँ जाना होता है। जैसे समझो जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी एक जुडिशियल बॉडी है। वहाँ पर हर कुछ कंट्रीज का रोटेशनल बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ का परमानेंट होता है। अमेरिका का परमानेंट है। और जब तक ये पूरा फुल स्ट्रेंथ नहीं होती, 7 लोग होते हैं उसके अंदर, फुल स्ट्रेंथ नहीं होती, तब तक कोई चीज अपील नहीं कर सकते वहाँ पे। अमेरिका को इशू है डब्ल्यूटीओ की वर्किंग से, क्योंकि अमेरिका डेवलप वर्ल्ड है। वो चाहता है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे टैग जो मिलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ये मेरे अगेंस्ट वर्क करते हैं। यानी डब्ल्यूटीओ ने जानबूझ के एक ऐसा लूपहोल बना दिया जो डब्ल्यूटीओ के सोल पर्पस को ही खत्म कर देता है। एंड प्रो चाइनीज अलग है ये, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा बेनिफिट उसको होता है। तो इसीलिए अमेरिका ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा ही नहीं, मतलब अपने पर्सन को अपॉइंट ही नहीं किया जब अपॉइंटमेंट की बारी आई। तो बॉडी ऑपरेशनल नहीं है। तो 2019 से ये हमारा ऑपरेशनल नहीं है। तब से लेकर के आज तक कोई बॉडी डिस्प्यूट अगर होते हैं तो बस वो डिस्प्यूट बन के रह जाते हैं। ए एंड बी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हो रही है। तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म डिमांड कि हम वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की जो बॉडी है हमारी, उसको एज सुन एज पॉसिबल वापस से रिवाइव करें। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इनका जो मेन एम था कि जो फूड और फूड एग्रीकल्चर और फिशरी सब्सिडी वगैरह जो है वो कम होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ का नॉर्म ये कहता है कि सब्सिडी जो है ना वो 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द
पर्टिकुलर क्रॉप होनी चाहिए, जितनी भी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसकी 10% ही होनी चाहिए। मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस लिमिट को ब्रीच करते हैं। जैसे हमारे केस में ओल्ड डेटा अवेलेबल है, नया डेटा तो नहीं आया अभी तक, बट आज से 1-1.5 साल पहले का डेटा अवेलेबल है। 13.6% ओवरऑल हम लोग सब्सिडी देते हैं, जो हायर देन द WTO परमिसिबल लिमिट है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया के अगेंस्ट केस कर रखा है इन द WTO कि यू आर गिविंग अनफेयर एडवांटेज। कैसे अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप है जिसमें 100 रुपीज लगता है, तो 40 रुपीज तो आपने दे दिए, 60 रुपीज फार्मर दे रहा है, या रिवर्स। लेकिन हमारे केस के अंदर ऐसा है कि हम भी दे रहे हैं बट एक लिमिट के अंदर दे रहे हैं। मान लो 80 रुपीज वो दे रहा है, 20 रुपीज हम दे रहे हैं। जब आप हायर सब्सिडी देते हो तो जब वही चीज ग्लोबल मार्केट में आती है, तो अगर 80 रुपीज फार्मर के लगे, 20 रुपीज गवर्नमेंट के लगे, तो प्राइस जो रहेगी वो ऑब्वियसली थोड़ी हायर रहेगी। वो हो सकता है उसको 90 में, 100 रुपीज में सेल करे, लेकिन जिस फार्मर के 60 रुपीज लगे वो तो 80 में सेल कर देगा। तो जब वो चीज ग्लोबल जाएगी तो मार्केट जो है, मार्केट में ज्यादा ऑब्वियसली जो सस्ती मिल रहा है उस चीज का हमारा एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी। वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो ये जो ट्रेड की जो हमारे सब्सिडीज एंड ऑल है, इस चीज को लेकर के कई सारी कंट्रीज इंडिया की सब्सिडी वाली जो पैटर्न है, सब्सिडी की जो प्रैक्टिसेस है, उसको अपोज करती है इन द एग्रीकल्चर या फिर हमारा इन द फिशरी ऑल्सो। ऐसा समझो कि वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस को अपोज कर रहे हैं। हालांकि हमारा भी पॉइंट क्लियर है कि सर हमारे फार्मर ना हाईली मैकेनाइज्ड नहीं है, हमारे जो एग्रीकल्चर है वो हाईली मैकेनाइज्ड नहीं है ना। वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स रखता है और उसकी जो इकोनॉमिक्स जो अर्निंग है वो इतनी भी नहीं है एग्रीकल्चर से कि इक्वेट कर दो विद अमेरिकन या न्यूजीलैंड के फार्मर से। दैट्स वाई हमको उनका ज़्यादा बेनिफिट देना पड़ता है। लेकिन आपस में डिजॉल्व करके क्या करोगे, इस बात को डिस्कस करके क्या फायदा है? डिस्कस तो यहाँ करना है, प्रॉब्लम तो यहाँ रिजॉल्व होगी, और ये बॉडी तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अभी ऑपरेशनली नहीं है। ये एक कंसर्निंग पार्ट है। फिर इनका एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जो इसका मेजर फेलियर रहा, जिसको पास हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, वो है ई कॉमर्स मोरेटोरियम या डिजिटल ट्रेड मोरेटोरियम। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो, ये हो गया है फेल, मतलब ये पहला पॉइंट यही है, ये फेल हो गया। ये 1998 में पास हुआ था कि सर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है, मतलब वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास अवेलेबल है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाया किसी ने, आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया, म्यूजिक है ना, जो डिजिटल सर्विस है, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एंड ऑल, अब तक इनके ऊपर ना किसी तरह का टैक्स नहीं लग रहा था। जो है वो है, बस सब्सक्रिप्शन ले लिया, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि 1998 में इसके अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था का कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएंगे। इससे हो क्या रहा था कि सर नेटफ्लिक्स अमेरिकन कंपनी है, लेकिन यूजर हम उसको परचेज करते हैं, पैसा वहां जाता है, बीच में जो रेवेन्यू का टैक्सेशन के थ्रू अर्निंग होना चाहिए था वो डेवलपिंग नेशंस को होता है लॉस। और डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरह के जो नेशन है ना, वो इसको अपोज करते हैं कि सर हमको ना रेवेन्यू का लॉस होता है। डेवलप वर्ल्ड की ये सारी कंपनीज है, ये सारा जो पर्टिकुलर पार्ट है वही लोग डेवलप करते हैं और हमको नुकसान होता है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज, बाकी डेवलपिंग जो कंट्रीज है जैसे साउथ अफ्रीका एंड ऑल, इसको अपोज करते थे कि इसको रिन्यू नहीं करना है। और एक्चुअली वो रिन्यू इस बार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि WTO में जो भी डिसीजन होता है वो ऑल मेंबर के यस से होता है। 166 मेंबर्स आर देयर, सारे लोग यस कहेंगे तो ही होगा। अब यहाँ एक नई चीज हुई, इसी के अगले पॉइंट में लिख रखा है, आज तक डिसीजन ऐसा ही आ रहा था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, फ्यू कंट्रीज ने मिलकर के एक अलायंस किया। फ्यू भी कितनी? सिर्फ 66, यानी कि हाफ से भी लेस। उन्होंने कहा कि वी आर इन द फेवर ऑफ रिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। और 66 कंट्रीज ने यूनिलेटरली डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे, अपने अपनी कंट्रीज के अंदर आज भी ई कॉमर्स मॉनिटरिंग को एक्सटेंड करेंगे। ये तो WTO के सोल पर्पस को ही खत्म कर देता है। हम चाहते थे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो, और आज तक डिसीजन कॉमन कंसेंसस यानी कि 166 मेंबर के कहने से हो रहा था, यहाँ तो हुआ ही नहीं। ये तो 66 मेंबर ही कह रहे हैं। और ये आइडिया लेकर कौन आया कि इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट होना चाहिए? ये आइडिया लेकर आने वाला और कोई नहीं, चाइना था। क्योंकि चाइना ने यहाँ एक इनिशिएटिव प्रपोज किया दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और उसमें ये आइडिया उसने पहली बार प्रपोज किया था, जो आज इंप्लीमेंट होता दिख रहा है। क्या था ये कि सर जैसे ट्रेड को लेकर के नॉर्म्स बनते हैं, यूनिफॉर्म नॉर्म्स फॉर द ट्रेड, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को लेकर बने, WTO ये काम करे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक सिंगल स्ट्रीमलाइन हमारा जो है प्रोसेस बना दे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज का अंदर या फिर डेवलप वर्ल्ड को, डेवलपिंग या लो मिडिल इनकम कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना ईजी हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक की नॉर्म्स अलग होती है, हर एक का प्रोसेस अलग होता है, हर एक की कंट्री के बायलैटरल रिलेशंस अलग अलग रहते हैं, तो दे आर ट्रीटिंग ईच अदर डिफरेंटली। तो चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, और वो कई सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो वो चाहता था कि हमारा ओवरऑल प्रोसीजर्स वगैरह जो रहते हैं वो सब सेम हो जाए, एक जैसे जैसे रेगुलेट करते हैं हम ट्रेड को, वैसे के वैसे ये भी हो जाए।
इससे बेनिफिट ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है उनको होगा, जो इन्वेस्टिंग इकोनॉमीज है उनको होगा, मेजरली चाइना को होगा। बट इंडिया इसको अपोज कर रहा था। इंडिया ने कहा कि सर देखो, एक तो प्लेटफॉर्म गलत है। क्यों? क्योंकि ये ना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, WTO ट्रेड के लिए बना, तो यहाँ तो लेके आ ही नहीं सकते। फिर चाइना ने ये भी कहा कि सर इससे ना बायलेटरल जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, डील्स विद अमेरिका या विद यू, ये सब का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अगर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अलग है तरह के, तो हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे। इंडिया और नीदरलैंड्स के अलग है तो अलग तरह से ट्रीट करेंगे। आप तो वो जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है उसका मीनिंग ही खत्म कर दोगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने हमारी इंडिपेंडेंस वो वही खत्म कर दी। और द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो चाइना ने कहा कि चलो हम लोग ना इसको ऐसे पास नहीं करेंगे। अगर मेजोरिटी ऑफ लोग इसके फेवर में है तो ही पास हो जाएगा। कितने लोग फेवर में? 128 लोग चाइना के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के फेवर में है। अभी ये पास नहीं हुआ है क्योंकि अभी अंडर डिस्कशन है, इसके रूल्स वगैरह नहीं बने। लेकिन ये आइडिया यहीं से चाइना लेकर आया था कि इसको कैसे पास करेंगे, हम प्लूरल वोट से कर देंगे, मेजोरिटी वोट से कर देंगे। अगर वही हो जाता तो भी मोर देन इनफ है। दैट्स वाई इसको अपोज किया गया और ये पास हमारा नहीं हो पाया। तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। फिर आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये तो फैक्चुअल डेटा है, फटाफट से आराम से हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। 8th एडिशन था इसका। स्विस एक कंपनी है, नाम है स्विस IQ एयर, ये इसको रिलीज करती है। एवरी ईयर डेटा आता है तो हमारे पास जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, यानी कि PM2.5 जो होता है, वो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो हमको नॉर्मली विजिबल नहीं रहते, लेकिन जब आप अगर विंडो से देखोगे, विंडो से जो सनलाइट आ रही है, तो यू विल सी कि फ्यू पर्टिकुलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर देयर इन एयर। वही होते हैं PM2.5, PM10, PM1, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस। तो वो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, इन द PM2.5 PM स्टैंड्स फॉर व्हाट। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने 143 कंट्रीज को, और उन कंट्रीज में इतनी सारी सिटीज को जो है वैलिड किया है और डेटा रिलीज किया है। और डेटा रिलीज करके क्या कहा कि वर्ल्ड में जो टॉप 5 कंट्रीज है जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, वो है ये: पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चैड, कांगो एंड इंडिया। इंडिया का रैंक लास्ट ईयर 5th प्लेस पर था, अब हम 6th प्लेस पर आ गए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट, कितनी कंट्रीज WHO की लिमिट को फुलफिल करती है। WHO कहता है एयर के अंदर PM2.5 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सिर्फ 14% सिटीज ही है, जितनी भी ना 9400 समथिंग जो थी, उसमें से 14% सिटीज ही WHO के नॉर्म्स को फॉलो करती है, जो लास्ट ईयर 17% थी। इट मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन। ठीक है, ये याद रखना है। आउट ऑफ 143 कंट्रीज, ओनली 13 कंट्रीज आर देयर जो WHO के नॉर्म्स को फुलफिल करती है रिगार्डिंग द PM2.5। और उसमें इन्होंने ये भी बताया कि क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है ना, तो ये याद रखना है साउथ अफ्रीका की। बाकी सारी कंट्रीज यानी 133 कंट्रीज फेल है WHO के नॉर्म्स को फुलफिल करने में। फिर मोस्ट पॉल्यूशन वाली तो हमने बताई दी, ये आपको याद रखना है। बाकी सबका डेटा मत याद करना, लेकिन पाकिस्तान का जरूर याद कर लेना कितना है। फिर आता है सिटी। तो सिटी है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड लोनी। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो WHO की जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे 22 टाइम्स हायर है ना। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बाई चांस पूछ ले। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। फिर बाकी सिटीज की बात करें तो कह रहा है कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 सिटीज है उसमें तो 5 तो इंडिया की है: लोनी, बर्निहाट असम में, फिर दिल्ली, गाजियाबाद और उला। ये टॉप 10 में 5 तो इंडिया की एग्जिस्ट करती है। इंडिया की रैंक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, 5th प्लेस से हम 6th प्लेस पर आ गए, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी लास्ट 8 ईयर से एक ही है, दैट इज न्यू दिल्ली। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए बट क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है, वर्ल्ड की जो टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है उसमें 74 इंडियन है। ये अपने आप में कंसर्निंग पार्ट है हमारे लिए, ऐसा इस रिपोर्ट ने बनाया है। हमारा एवरी ईयर ये डेटा रिलीज करता है, ये 8th इसकी रिपोर्ट थी। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया, तो ये इसके मेजर्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि सर हम एक इंडेक्स रिलीज करते हैं इस तरह का एयर क्वालिटी जो हमको बताता है, उसका नाम है हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? कि सर ये रिलीज करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो भी एयर क्वालिटी है उसको अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करता है। जब भी दिल्ली NCR में हमारा ये कैटेगरी पुअर से वेरी पुअर हो जाता है, तो फिर हम GRAP मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स जो है हमारा, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं। कहाँ से कहाँ? पुअर से वेरी पुअर, है ना, ये याद रखना है। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है वो बंद कर देते हैं, जैसे ऑड इवन हो गया, कंस्ट्रक्शन का फंक्शनिंग बंद कर दिया, स्कूल्स के हॉलीडे कर दिए, स्कूल ऑफिस में स्टाफ हाफ कर दिया, इस तरह के पर्टिकुलर मेजर्स लेते हैं दिल्ली NCR में, जब कभी भी पुअर से वेरी पुअर की कैटेगरी में आ जाए तो।
फिर हमारे पास नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम भी है, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी सारी सिटीज़ है जो हमारी है जो थोड़ी अफेक्टेड है, तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें कि जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स है वहाँ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ट्राई करें ताकि हमारे रैंक इम्प्रूवमेंट हो। तो हमने ना ऐसी 131 सिटीज़ आइडेंटिफाई करी है और टारगेट रखा है कि 2026 तक, इस ईयर तक, जो भी इनका नंबर रहा होगा उसको 40% तक रिड्यूस कर देना है। और ये हम ट्रैक कैसे करेंगे, ये हम इस पोर्टल के थ्रू ट्रैक करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसी वजह से हम लोग जो है 6th प्लेस पर है, क्योंकि इस प्रीवियस टू प्रीवियस अगर चले जाए तो हम 3rd प्लेस पर थे, उसके बाद 5th पर आए, नाउ 6th प्लेस पर है। धीरे धीरे से जगह जगह पे हम क्वालिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। अब बाकी जो सिचुएशन है वो तो हम सबको पता ही है ना, जहाँ भी इंप्रूव कर रहे हैं अभी भी परमिशन लिमिट से हायर ही है। फिर ये हमारा फोरकास्टिंग है, एयर फोरकास्टिंग का प्लेटफॉर्म है, नाम है सफर, ये याद करना है। ये हमारे व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड से है ना, भारत 6 या ना BS6, ये याद करना है। फिर हमारी ईवी की एक स्कीम आई थी, नाम है फेम स्कीम, फुल फॉर्म याद रखना है इसका, नया अपडेटेड मॉडिफाइड स्कीम है, उसका नाम है PM ई ड्राइव, ये याद रखेंगे। तो इस तरह के मल्टीपल कुछ इनिशिएटिव्स है जो हमने लिए हैं इन दी पास्ट, तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। स्कीम है, नाम ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, मोर देन इनफ है। ईयर्स वगैरह कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईयर्स जहाँ लिखे हैं बस वही कवर करने हैं, जहाँ नहीं लिखे अननेसेसरी सर्च करके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आने लगे। देखो, दो तरह की टर्म्स होती है, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। आई थिंक जो क्लास 10th के अंदर आपने ये फिजन फ्यूजन ये सब पर्टिकुलर जो पार्ट होता है ना वो अच्छे से गो थ्रू किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, नहीं तो हम तो डिस्कस कर ही रहे है ना, वो आपको आराम से कवर कर सकते हो। चलो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की, जो हम पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। फ्यूजन की बाद में बात करेंगे। फिजन के अंदर क्या होता है कि एक लार्जर एटम होता है और वो छोटे छोटे स्मॉल एटम्स में डिवाइड हो जाता है। हमने साइंस में देखा होगा 10th क्लास के अंदर, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स का बम्बारमेंट किया तो वो दो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, फिर उससे न्यूट्रॉन्स निकले और वो और फर्दर स्ट्राइक करते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं, तो इस सब में एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जब कभी भी एक लार्जर एटम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में, एक हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। रिवर्स फ्यूजन होता है, स्मॉल पार्टिकल से आप जब लार्ज पार्टिकल्स बना रहे हो तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को हम फ्यूजन कहते हैं, जो रिएक्शन नॉर्मली सन के ऊपर हमको देखने को मिलती है, तो वो फ्यूजन है। बट वो कंट्रोल्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि जब एक स्मॉल पार्टिकल 2 या 3 पार्टिकल से एक लार्जर एटम बन रहा है तो वो हाई एनर्जी रिलीज करता है कंपेयर टू द फ्यूजन, जिसको कंट्रोल करना इज नॉट दैट मच इजी एज ऑफ नाउ। कर रहे हैं हम ट्राई, बट उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि भाई हाँ दिस इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फ्यूजन पे वर्क करता है। लेकिन हाँ छोटे छोटे हमने टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, अभी हम फ्यूजन पे फोकस करते हैं। अब होता है क्या, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हमारे, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है। हर कोई मटेरियल नहीं होता है कि कोई भी मटेरियल ले लिया और उसके अंदर रिएक्शन करा दी। न्यूक्लियर मटेरियल में जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज आता है वो यूरेनियम यूज आता है। जब हमारी बारी आई यूरेनियम यूज करने की, तो हमने कहा भाई यूरेनियम तो हमारे पास है ही नहीं। अब ये कैसे हुआ कि सर जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर का यूज हुआ ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब की फॉर्म में यूज हुआ। साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि देखो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है और इतनी एनर्जी निकलती है, वाई नॉट इसी एनर्जी को जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के लिए कर लें। तो हर कंट्री ने ये ट्राई किया, हमने भी ट्राई किया, और हमने एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नाम से। आज भी वो बॉडी एग्जिस्ट करती है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। ये डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी PM के अंडर ही है, पहले भी PM के अंडर ही हुआ था जब से फॉर्म हुआ तब से। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट PM हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और इसके लिए हमको क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो पहले पता लगाओ कि किस किस से बन सकता है। तो हमने जो बहुत सारे जगहों पर इंडिया के अंदर जोग्राफिकल सर्वेस करवाए, है ना, जोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वेस करवाए, ताकि आइडिया हो जाए कि कहाँ और कौन सा मेटल अवेलेबल है। और निकल के आया कि यूरेनियम यूज होता है, और यूरेनियम हमारी कंट्री के अंदर ग्लोबल जितना भी यूरेनियम है रिजर्व से उसके लमसम अप्रोक्स 2% का ही है। मतलब पॉइंट है कि जो यूज आ रहा है दुनिया भर में वही चीज हमारे पास कम अवेलेबल है। मतलब हम चाहते थे सेल्फ सस्टेन बनना, लेकिन अगर हम बना भी लें तो यूरेनियम हमको किसी और से लेना पड़ेगा। मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी उतनी है, फ्यूल भी अभी यही है सॉरी,
कि फ्यूल भी लिमिटेड है इसीलिए बाहर से लेना पड़ रहा है, यूरेनियम भी लिमिटेड होगा वो बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे होमी जहांगीर बाबा, और होमी जहांगीर बाबा ने कहा कि मैं लेकर आऊंगा 3 फेज प्रोग्राम, है ना, 3 फेज प्रोग्राम। और उन्होंने ये जब प्रोग्राम एक्सप्लेन किया ना तो एक लाइन बोली कि प्रोग्राम इतना लॉन्ग चलेगा कि जब ये अचीव होगा हमारा टारगेट तब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोसेस काफी लेंदी है और हुआ भी है कि जब उन्होंने 3 फेज अनाउंस किया था, आज 2nd फेज हमने अचीव किया जो डिस्कस करेंगे, और वो आज एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये उनका पहले से विजन था। उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास यूरेनियम अवेलेबल है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना अवेलेबल है उसको यूज किया जाए। क्यों यूज किया जाए कि सर अभी हमारा मेन फोकस ना एनर्जी बनाने पे नहीं रहेगा। अभी आप देखोगे हमारी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना उसमें न्यूक्लियर की जो एनर्जी है वो 8.8 गीगावाट है, मतलब शेयर बहुत कम है। लेकिन हमारा मोटिव कभी फेज 1 में ये था ही नहीं कि हम लोग जो है एनर्जी बनाएंगे। हमारा मेन मोटिव था कि देखो जब भी कोई केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट होती है ना, साइंस नहीं पढ़नी है इसलिए काम काम की बातें लिखी, जो मार्क कर रहा हूँ वही याद करना। तो प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट बनता है। तो जब आप यूरेनियम को यूज करते हो तो इससे इलेक्ट्रिसिटी तो बनती है, कोई खास कंसर्न वाली बात नहीं है। लेकिन एक बाई प्रोडक्ट और बनता है जिसको कहते हैं प्लूटोनियम। ये भी एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। हमारा मेन एम था फर्स्ट फेज के अंदर, जो 3 फेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ओमी जहांगीर बाबा ने दिया था, कि फर्स्ट फेज में यूरेनियम हम लो, नहीं है तो बाहर से लो, एंड ये कलेक्ट करो प्लूटोनियम। क्यों कलेक्ट करो कि सर इससे अगला फेज में काम करेंगे। अगले फेज में हमको प्लूटोनियम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, हमने यूरेनियम से प्लूटोनियम बना लिया। क्या करोगे अगले फेज के अंदर कि सर नेक्स्ट फेज के अंदर जो अभी इंप्लीमेंट किया, हम यूरेनियम एंड प्लूटोनियम दोनों को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो हमने कलेक्ट किया था फर्स्ट स्टेज में, अब सोचो फिर से यूरेनियम यूज ले रहे हैं हम लोग, तो यूरेनियम फिर से अगर यूज लोगे तो फिर से प्लूटोनियम नहीं बनेगा। अगर वापस से प्लूटोनियम यूज लोगे, यूरेनियम यूज लोगे तो फिर से प्लूटोनियम बनेगा, यानी कि इनपुट में आपने फ्यूल कम डाला था, ड्यूरिंग द रिएक्शन और प्लूटोनियम बना, जो फिर से क्या बना, फ्यूल का पार्ट बना। इसी को कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मैं फिर रिपीट कर दूं, फास्ट ब्रीडर का मतलब होता है इनपुट में जो फ्यूल आपने यूज किया है, आउटपुट में उससे ज्यादा आउटपुट जनरेशन आ रहा है, एनर्जी जनरेशन आ रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ ये कि प्लूटोनियम तो आपने यूज लिया था, यूरेनियम भी आपने यूज लिया था, इस यूरेनियम ने फिर से ड्यूरिंग द रिएक्शन प्लूटोनियम बनाया, एंड ये प्लूटोनियम फिर से एनर्जी में यूज आ गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कि सर ये तो अभी अभी बना है, इससे सेल्फ सस्टेनेशन कैसे आएगा? अब आएगा थर्ड स्टेज के ऊपर। उन्होंने कहा अब आएंगे हम थर्ड स्टेज के ऊपर। कैसे आएंगे कि देखो एक होता है थोरियम नाम का न्यूक्लियर मटेरियल जिससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, बट पॉइंट इज कि थोरियम हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, यूरेनियम सबसे ज्यादा नहीं था हमारे पास, 2% समथिंग ही था। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है थोरियम, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1/4 हमारे पास अवेलेबल। जो नहीं था वो है टेक्नोलॉजी, कि थोरियम से यूरेनियम कैसे बना है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं था। तो हमने पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट। अब क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। कैसे कि सर थोरियम ना यूरेनियम में कन्वर्ट होता है, थोरियम यूरेनियम में कन्वर्ट होता है। अब हम थोरियम से क्या करेंगे, यूरेनियम बनाएंगे। यूरेनियम को यूज करोगे प्लूटोनियम बनेगा, प्लूटोनियम फिर यूज करके एनर्जी बनाएंगे। अब हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। हो सकता है 25-30 साल और लगे, लेकिन जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो न्यूक्लियर के अंदर हम एक्सपांसन कर सकते हैं, इजीली एक्सपांसन कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक आना जरूरी था जिससे आप प्लूटोनियम कलेक्ट करके बना सको क्या, यूरेनियम। तो यहाँ भी यही होगा। अब क्या होगा, थोरियम से यूरेनियम, यूरेनियम से प्लूटोनियम फिर से यूज करोगे, थोरियम से यूरेनियम, यूरेनियम से प्लूटोनियम फिर से यूज करोगे। तो ये अचीव करने के लिए हमको ये थर्ड स्टेज तक पहुंचना, 3 स्टेज के अंदर पहुंचना था, जो एक लेंदी प्रोसेस है। अभी भी टाइम लगेगा, अभी तो पहला पावर प्लांट बना है जो अंडर दिस 2nd स्टेज बना है, अभी तो इसको भी कमर्शलाइज करना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अपना आप इम्पोर्टेंट है। यही हमने रिसेंटली अचीव किया है। हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर है वो अपनी क्रिटिकलिटी को अचीव कर चुका था। ये इसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट, जो डिजाइन किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने। बिल्ड किसने किया है, तो भाविनी ने। फुल फॉर्म याद रखना है, कौन सी एजेंसी के अंदर, तो वही डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के अंदर। कहाँ है, कल्पक्कम के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंटर्स आपको गो थ्रू कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मेनी पावर प्लांट्स आर देयर। तो इंडिया के अंदर 7 पावर प्लांट्स है, नाम लिखे हुए हैं। और 7 पावर प्लांट जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे, उसमें द मेन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट इज कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 7 पावर प्लांट्स एंड 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। टोटल कितनी कैपेसिटी है, लगभग 8.8
8 ये आपको गो थ्रू कर लेना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडिया के जो न्यूक्लियर पर्टिकुलर रिसोर्सेज है उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये है INS अरिधनम। ये क्या है? इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन है, थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन जो हमने इंडिजिनियसली डेवलप करी है आफ्टर अरिहंत एंड अरिघात। नाम क्या है? INS अरिधनम। ये पॉइंटर आपको गो थ्रू करने, तो ये अपना आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सर 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तो हमको एक चीज फेस हुई कि हम ग्राउंड पे और एयर में तो डोमिनेंट थे, लेकिन हमारे पास नेवल रिसोर्स जो है ना वो लिमिटेड थे। हालांकि हम कराची तक गए थे, वो एक अलग पार्ट है कि हम टारगेट कर सकते थे, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर। तो हमको लगा सबमरीन्स जो होती है ना, जो वो पर्टिकुलर वेसल जो सबमर्ज होके चलते हैं, है ना, इजीली कैप्चर करना इज नॉट नेसेसरी, पता नहीं चल सकता हमको, नॉट इजी, एंड सैटेलाइट से भी मॉनिटरिंग इजी नहीं होती उसकी, ये होने चाहिए। तो हमने एक आइडिया बनाया जिसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट 75। बाद में उसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I। द आइडिया वाज कि हमको ना 24 नेक्स्ट 30 ईयर में, मतलब 2030 तक 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनानी है, जिसमें से 6 जो होगी वो न्यूक्लियर सबमरीन होगी। अब इसका फायदा क्या होगा कि सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन ना बार बार हमारा रिफ्यूलिंग के लिए लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, कई कई मंथ्स तक, है ना, इवन ईयर्स तक, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले न्यूज में थी अमेरिका की सबमरीन्स एंड ऑल, वो कई कई मंथ्स तक वाटर्स में रह सकती है, कई ईयर्स तक रह सकती है। बस मेंटेनेंस के लिए जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो सबमरीन्स यूज आती है वो डीजल इलेक्ट्रिक होती है। तो डीजल और इलेक्ट्रिक बैटरी से चलाओगे, डीजल फ्यूल से चलाओगे, तो रीफिलिंग के लिए आना ही आना पड़ेगा मेंटेनेंस के साथ साथ में। तो इसीलिए बार बार वो सबमर्ज जो है अगर सबमर्सिबल पोजीशन से ऊपर आएगी, वाटर्स पे आएगी, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ तक पहुंचे, अभी कहाँ होगी, इस तरह के पार्ट हो सकते हैं हमारे। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन हमको एडवांटेज देती है। अब 3 होने से क्या फायदा हुआ? पहले 2 हमारे पास थी अवेलेबल, इससे क्या होगा, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारी मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। क्योंकि अगर इंडिया का आप देखोगे इस तरह से जो शेप देखोगे, तो एक सबमरीन यहाँ ऑपरेट हो रही है, एक सबमरीन यहाँ ऑपरेट हो रही है, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकती। कैसे? कि सर मान लो इसको मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ा, तो इस पूरे वाटर्स में एक ही सबमरीन है ना, तो दोनों एक साथ ऑपरेशनल हो इसके बहुत कम चांसेस होता है, बहुत लिमिटेड पीरियड तक होता है। क्यों? क्योंकि ये मेंटेनेंस पर तो ये करेगा, जब ये आएगी तो ये जाएगी, फिर ये आएगी तो ये जाएगी, इस तरह से चल रहा था। इस वजह से हमारे पास जो मॉनिटरिंग कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम थी। इसके आने से फायदा क्या होगा कि सर अब हमारे पास एनी टाइम 2 सबमरीन्स ऑपरेशनल रहेगी, और वो भी कहाँ, वी हैव नो आइडिया, है ना, किसी को नहीं पता, हमको ही पता होगा, हमारी सरकार को। ये एक इसका फायदा है ना। और ये न्यूक्लियर पावर होती है, तो इसके लिए बेनिफिट ये होता है न्यूक्लियर पावर में कि अब हमारी ना न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रहेगी। कैसे? कि इसका बेनिफिट ये हुआ, अब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है ना, एक वर्ड यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर ट्रायड। ये क्या होता है कि हैविंग द कैपेसिटी जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सको फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम वाटर। फ्यू कंट्रीज ये है, 4-5 गिनी चुनी, जिनके पास ये कैपेसिटी अवेलेबल है। दैट्स वाई ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अचीवमेंट है। तो याद रखना है, INS अरिधनम बना है, ये थर्ड हमारी ओवरऑल जो है सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। फर्स्ट इंडिजिनियस अरिहंत थी, फिर अरिघात, फिर अरिधनम। एक और है S4 स्टार, वो हमने बना दी है, और वो वाटर्स में भी है, अभी कमीशन नहीं गया, अभी अंडर ट्रायल चल रही है, उसके कुछ फीचर्स वगैरह भी अभी तक हमने नहीं बताए, लेकिन हाँ ये अभी हमने ऑपरेशनल कर दी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी। और प्रोजेक्ट 75 वगैरह के अंदर ये बनी है ना। प्रोजेक्ट जो हमारा 30 ईयर प्रोग्राम था उसके अंदर जो 6 बनानी थी वो बनी है। प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसके अंदर हमने 6 सबमरीन्स बनाई थी, उसके नाम आपको याद करने। और प्रोजेक्ट 75I जो है अभी अंडर द कंसिडरेशन है। ऐसा क्यों है कि सर ऐसा इसीलिए बिकॉज इसके अंदर हम जो मॉडल यूज करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, वो ये है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन विद फ्यूल सेल एंड एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। ये हर किसी कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कंट्रीज यूज करती है डीजल इलेक्ट्रिक या न्यूक्लियर। वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन सब के पास न्यूक्लियर ही अवेलेबल है। जर्मनी जरूर यूज करता है, बट अभी निगोशिएशन हमारा उनके साथ चल रहा है, तो जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, अदरवाइज देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये पॉइंटर आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ताकि कोई डाउट वगैरह नहीं रहे। फिर इंडियन नेवी रिगार्डिंग कुछ पॉइंटर्स है, वो स्टैटिक फैक्ट्स की फॉर्म में पढ़ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन क्या है? नासा का री एंट्री प्रोग्राम ऑन मून, जिसका नाम रखा उन्होंने आर्टेमिस। ग्रीक गॉडेस आर्टेमिस के नेम पर है, मून की गॉडेस को कहते हैं आर्टेमिस, उसके नाम पर है। तो ये 3 फेज में अनाउंस हुआ था, आज तो इसके 4-5 फेजेस हो गए। तो जो फेज 1 था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ फ्लाई बाय था, मतलब लॉन्च होंगे और अर्थ को इंसर्कल करके वापस आ जाएंगे। जो फेज 2 अभी आया है
उसमें लॉन्च होने के बाद में लूनार फ्लाई बाय करेंगे, लैंड नहीं होंगे, लूनार फ्लाई बाय करेंगे और वापस आ जाएंगे। अब इसने क्या किया, जब ये पर्टिकुलर फ्लाई बाय किया तो एक होता ना मैक्सिमम पॉइंट, जो आप मून से दूर गए उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, है ना। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये इतना हिस्टोरिक क्यों है, मून पे तो जाते ही रहते हैं, मून पे जाते रहते हैं, बात सही है, लेकिन नासा लास्ट टाइम जब मून पे गया था ना, वो अपोलो 17 में गया था 1972 में, यानी कि मोर देन 50 ईयर हो गए। अब वो इस प्रोग्राम के थ्रू फिर से मून पर ह्यूमन बींग को लैंड करवाएगा। 4 लोगों का क्रू है, ये याद रखना है आपको, है ना। कमांडर कौन है, रीड वाइजमैन। फिर इसके साथ एक पर्सन ऑफ कलर है, विक्टर ग्लोवर। पर्सन ऑफ कलर मतलब अमेरिका में जो कलर रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए एफर्ट किया। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, पर्सन ऑफ कलर का वर्ड यूज किया जाएगा, तो विक्टर ग्लोवर है। फिर एक फीमेल भी है, तो मून पर लैंड होने वाली फर्स्ट फीमेल बन जाएगी, स्पेस पे जाने वाली नहीं, स्पेस में तो ऑलरेडी एक फीमेल जा चुकी है, नाम आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये जो है फर्स्ट फीमेल है जो मून पर लैंड होगी। और इसके अलावा एक है पर्सन, जेरेमी हैसन। ये कौन है, ये फर्स्ट कैनेडियन होंगे जो जाएंगे। अमेरिका पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को मून पर लैंड करवाएगा, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आर्टेमिस 2 मून पर लैंडिंग मिशन नहीं है, लूनार फ्लाई बाय है, वापस आकर के लैंड हो जाएंगे। 10 डेज का मिशन था पैसिफिक ओशन के अंदर। कौन था इसके साथ में, तो लॉन्च व्हीकल जो था हमारा वो था ये स्पेसक्राफ्ट, ये लॉन्च साइट थी, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था मल्टीपल कंट्रीज का। ये तो आपका हो गया इसका पर्टिकुलर पार्ट। इसके अलावा क्या करना है, आर्टेमिस के पास्ट के पॉइंट पढ़ने, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मून गॉडेस के नेम पर है इसका नाम। हमको 3 फेज चलाने हैं, एक अर्थ का हमारा अनमेन्ड मिशन था, फिर ये लूनार फ्लाई बाय मिशन था, फिर फाइनली मून पर लैंडिंग होगी एस्ट्रोनॉट की, है ना। ये पॉइंटर पढ़ने। आर्टेमिस के साथ एक चीज और कवर अप करनी है, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। ये क्या होता है आर्टेमिस अकॉर्ड, कि सर सॉरी, आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है कि सर आर्टेमिस अकॉर्ड है ना हमारा, वो आउटर स्पेस ट्रीटी के प्रिंसिपल पर बना है। आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 क्या कहती है कि स्पेस को वेपनाइज नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जिसके थ्रू स्पेस के अंदर आप जो है वो मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर रहे हो। एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जिससे मिसाइल लॉन्च होती है और सामने वाले के मिसाइल को सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है, या एक ऐसा पर्टिकुलर मिसाइल आपने लॉन्च किया, बॉम्ब लॉन्च किया जो स्पेस से अर्थ पे कहीं भी आ सकता है। ये चीजें नहीं होगी, स्पेस का यूज पीसफुल पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए होना चाहिए। दिस वॉज द मेन मोटिव। अब उसी को सिविल एक्सप्लोरेशन को भी इट इज नेसेसरी कि हम लोग क्या करें, रेगुलेट करें। क्योंकि क्या होता है ना, देयर इज अ न्यू रेस कि मून पर जैसे हीलियम है ऐसा कहते हैं, तो जो मून पर सबसे पहले हीलियम का रिजल्ट ढूंढ पाएगा वो उसका कंट्रोल हो जाएगा। कल को मान लो अमेरिका चाइना का दे ये मेरा है एरिया, ये मेरा एरिया है, तो सही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक सिविल एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करने के लिए भी हम लेकर आए एक अकॉर्ड, नाम रखा आर्टेमिस अकॉर्ड। अब आर्टेमिस और आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस अकॉर्ड और मिशन दोनों अलग अलग है, लेकिन नाम सेम है, तो कई बार क्या होता है इसके आने के भी चांसेस और कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो वो नहीं करना है। पीसफुल सिविल हमारे ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए ये बनाया था 2020 में नासा ने, अलोंग विद दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। आज तो 63 कंट्रीज है, इंडिया ने भी इसका पार्ट है, चाइना और रशिया इसका पार्ट नहीं है। याद रखना है कि किसके प्रिंसिपल में बेस्ड है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी के प्रिंसिपल में बेस्ड है। फिर ये ह्यूमन बीइंग है जो स्पेस में गए, ये तो नाम याद कर ही लेंगे। लास्ट ईयर हमारे एक पर्सन जो है सुधांशु शुक्ला, वो ISS पे गए थे, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। फिर ये हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है, हम भी स्पेस के अंदर ह्यूमन बीइंग को भेजेंगे, अभी गए नहीं है पर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो ये वो 4 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए, इन 4 में से 3 लोग जाएंगे, 4 नहीं जाएंगे, 4 में से कोई 3% जाएंगे। अब कब जाता है वो देखते हैं, है ना। फिर ये इससे रिलेटेड पार्ट है, एक्चुअल लॉन्च से पहले ये हाफ ह्यूमनॉइड जो रोबोट है, नाम है व्योम मित्रा, ये जाएंगी। तो ये नाम याद रखना है, कौन है हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, एक्चुअल लॉन्च से पहले इनको भेजा जाएगा टू चेक द सिस्टम्स। और ये एक ऐप है फॉर द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, नाम रखा है सखी, जो रियल टाइम उनको गाइड मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेगी और फैमिली से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। छोटा सा टॉपिक है। फिर ये हमारे मिशन से मून के, जब हम लैंड हुए थे मून पर चंद्रयान 3 के थ्रू, है ना, तो वो मिशन से, है ना, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना, डाउट वगैरह आ जाए तो पूछ लेना। छोटा सा पार्ट है ताकि क्विक रिवाइज हो जाए, इसलिए इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट आता है वो प्योरली फैक्चुअल आता है, दैट इज रिलेटेड टू चेस। तो देखो मैं न्यूज़ बता देता हूँ, फिर एक बार गो थ्रू कर लेना इसको ना। एक टूर्नामेंट होता है फीडे का, फीडे बॉडी है जैसे फीफा होती है, वैसे चेस की इंटरनेशनल बॉडी है। आपको ये फ्रेंच नेम याद नहीं रखना, आपको ये नेम याद रखना इंग्लिश वाला, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं पूछने वाला। ये कई सारे चेस टूर्नामेंट कराती है, उसमें से एक टूर्नामेंट होता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। जो ये जीत जाता है ना, उसको एक ऑप्शन मिलता है
कि आप ना रूलिंग चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन को क्या कर सकते हो, करंट चैंपियन को चैलेंज कर सकते हो डायरेक्टली। लास्ट ईयर भी ये टॉपिक न्यूज में था, क्यों? क्योंकि डी गुकेश, उन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीती थी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और फिर सिटिंग जो चेस चैंपियन थे हमारे चाइना के डिंग लारेन, उनको चैलेंज किया था, वो जीत गए थे, वो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो बन गए थे विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड पर्सन, है ना, क्योंकि विश्वनाथ आनंद ने 5 बार जीता था, उनके बाद ये सेकंड पर्सन बन गए थे, और वो पेपर के अंदर था। वैसा ही हुआ है अब, क्या कि सर आर वैशाली ने फीमेल्स कैटेगरी के अंदर ये जो कैडेट टूर्नामेंट होता है वो जीत लिया और बन गई है फर्स्ट फीमेल। किसको डिफीट किया? रशिया की प्लेयर को डिफीट किया। अब इससे क्या होगा, इससे आर वैशाली जो अभी डिफेंडिंग चैंपियन है चाइना की, उसको करेगी चैलेंज, है ना, इन दिस ईयर ही होगा अक्टूबर के आसपास में। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है, नॉर्मली हो जाता है एक्सेप्ट, मना नहीं करते, कभी भी नहीं होता, लाइक जो लास्ट एडिंग लाने मना कर देते, और वो डिफीट कर देती है, तो वो बन जाएगी फर्स्ट फीमेल इंडिया के अंदर, फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती डिफेंडिंग चैंपियन को, तो वो और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो वैसे तो चेस की थीम रिपीट हो चुकी है, लेकिन अगर ये हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, तो थीम भी रिपीट हो सकती है, चेस रिलेटेड बाकी डेटा भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो जो 4-5 क्वेश्चन थे वो तो पूछ लिए, तो और क्या पूछ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क कर देता हूँ, वो आपको याद करनी है, कि विश्वनाथ आनंद जो है इंडिया के अंदर 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 5 टाइम्स ये ईयर है, ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चेस चैंपियनशिप 1886 में स्टैब्लिश होती है, और ये थे फर्स्ट विनर। ये क्वेश्चन क्लैट ने पूछा था, इनको डिफीट किया था, ये याद रखना है। इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक फीमेल प्लेयर है वो कोनेरू हम्पी है ना। कौन सा टूर्नामेंट जीता था वो याद नहीं करना, लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट था, बस ये याद रखना, अभी हाईएस्ट रैंक प्लेयर ये है। उसके बाद ये मैंने डी को केस का पॉइंट बता ही दिया, ये आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद 1-2 नाम और आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये वाला पर्टिकुलर गेम, जो नाम क्या है इसका, मेंस एंड वुमेन्स चेस टीम्स, पूरी की पूरी टीम जाती है। पहली बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि ये ओलंपियाड जो हुआ था ना, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी में विनर कौन है? इंडिया है, इसलिए अपना आप में इम्पोर्टेंट था। फिर इंडिया के अंदर नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? तो प्रज्ञानंदा है, ये याद रखना है, वर्ल्ड में 4th प्लेस पर आते हैं। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर नेम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, प्रणव वेंकटेश। ये क्यों? क्योंकि ये फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीते थे इन द 2025। ये 4th इंडियन बन गए थे आफ्टर दीज 3 पर्टिकुलर पर्सन, इसीलिए अपना आप में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर 1 पर प्लेयर कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है, ये याद रखना है। किसको हराया? इट नॉट नेसेसरी नाउ। फिर एक और नेम आता है, 3 इयर्स ओल्ड प्लेयर है, नाम है अनीस सरकार, कोलकाता के। ये यंगेस्ट चेस प्लेयर है जो कभी भी फीडे ने रैंक किया है, और इंडिया का जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर एक रैंक होती है ना, जब आपके रैंक अराउंड 2500 और उससे उससे थोड़ा इम्प्रूव हो तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जो इनाम इंडियन है लेकिन यूएस के सिटीजन है, वो यंगेस्ट हमारे जो है चेस ग्रैंड मास्टर है, ये याद रखना बस। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं इन द चेस। बाकी वही पूछेगा जो लास्ट ईयर आया था, जैसे चेस का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, चेस डे कब मनाते हैं, तो मैंने अलग से बॉक्स में लिख दिया है ना। लास्ट ईयर की दिव्या देशमुख न्यूज़ में थी, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर बनी थी, ये फर्स्ट इंडियन जिन्होंने विमेन वर्ल्ड कप जीता था, है ना। तो ये सब जो पॉइंटर्स है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम वैसे तो लास्ट ईयर आ चुकी है, बट रिपीट नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते, रिपीट हो भी सकता है। तो फैक्चुअल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट एक्सप्लेन करने की रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्क कर दिए, तो उसको याद कर लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स को इन द नेक्स्ट वन शॉट। टिल देन हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।